सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ उवैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ जो है, वैसे तो सारी दुनिया इस चक्कर में कर रही है कि भाई क्रिकेट का मैच है, क्रिकेट का मैच होगा, पाकिस्तान श्रीलंका खेलेंगे, और श्रीलंका ने जो एशिया कप में पाकिस्तान के साथ किया था देखते हैं क्या कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ शहर द मौसम भी जालिम सी। तो देखते हैं, सोचना चाहिए क्या था मसला और अब उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सोचेंगे नहीं तो उस वक्त तक मामला हल नहीं होगा। 60 सेकंड न्यूज़ देखते हैं। फ़लस्तीन पर हमारी खारजा पॉलिसी पहले दिन से वाज़ेह है, निगरान वज़ीर आज़म। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी का आइंदा इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने में 21 दिन बाकी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पंजाब के कई इलाकों में बारिश। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच आज श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। वर्ल्ड कप के मैच में न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड्स को 99 रन से हरा दिया। गजा पर इसराइली बमबारी, फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 687 हो गई। इसराइल में हलाक होने वालों में 11 अमरीकी शहरी शामिल, अमरीकी सदर। पाकिस्तानी नयाद हमजा यूसुफ के ससुराल वाले गजा में फंस गए। लंदन, कनाडा और स्पेन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहिरे। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। जब हम अक्टूबर का महीना में दाखिल होते हैं तो हमारे जहन में एक चीज़ आती है, पिंक टोबर। और ये पिंक टोबर मनाना शुरू कर देते हैं हम, और एक रिमाइंडर होता है कांस्टेंट जो हम लोगों को भी दे रहे होते हैं अपने प्रोग्राम्स के थ्रू। मुख्तलिफ इवेंट्स भी हो रहे होते हैं पाकिस्तान में, जो ऐवान सदर है वहाँ पर भी मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे होते हैं। सो टॉप टू बॉटम एक ऐसी यूनिफाइड अप्रोच के साथ हम चल रहे हैं पिंक टोबर मनाते हुए, कि जिसमें हमने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हैं उनमें किसी न किसी तरीके से कोई कमी लाई जाए, या उनकी अवेयरनेस के हवाले से इतने जामे सेशंस किए जाएं कि जिसमें ख़वातीन को, मर्द हज़रात को, उनकी फैमिलीज़ को ये समझाया जाए कि ये वो वाहिद कैंसर है कि जिसका इलाज मुमकिन है और जिससे जान बच सकती है अगर वक्त पर इसका डायग्नोसिस हो जाए, क्योंकि इसके बढ़ने के नंबर्स बहुत तशवीशनाक हैं। और हर 9 अगर नंबर मैं आपको बता दूं तो तकरीबन 1 करोड़ खवातीन ऐसी हैं पाकिस्तान में जो कि रिस्क पर हैं ब्रेस्ट कैंसर के। और वो खवातीन कौन है? वो खवातीन हमारे ही घरों की, हमारी माँ बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ, बीवियाँ, हम सब के जो घरों में खवातीन हैं वो सब रिस्क पर हैं। 1 करोड़ खवातीन को ये रिस्क है और हमने उस रिस्क को कम से कम करना है। और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। ये पूरा महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना है। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, आगाही के हवाले से बात होती रहेगी। उमर आफ्ताब साहब जो कि सरबराह हैं पिंक रिबन के, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम सर। अस्सलामुअलैकुम जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो इस साल का जो पिंक टोबर है उसकी कोई ख़ास थीम, कोई स्पेशल मैसेज जो इस साल हम बार बार लोगों को देने की कोशिश करें और लोगों को समझाएं, वो क्या है? जी बिल्कुल, जो इस दफ़ा हमने जो पिंक टोबर है उसको इस तरह रखा है कि हर वीक जो है उसकी एक थीम है। जैसे जो फर्स्ट वीक है उसको हम हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस किया है। हम हेल्दी लाइफस्टाइल पे बात करेंगे क्योंकि अब स्टडीज़ ये बता रही हैं कि 40% ब्रेस्ट कैंसर जो है उसका रिस्क कम किया जा सकता है हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, अगर हम अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको बेहतर करें, फिज़िकल एक्टिविटी को बेहतर करें, मेंटल हेल्थ को बेहतर करें। इसी तरह जो दूसरा वीक है उसमें हम हाईलाइट करेंगे जो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस जो यंग गर्ल्स में जो बढ़ रहा है। जो थर्ड वीक है उसमें हम मेमोग्राम जो है उसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करेंगे। और जो फोर्थ वीक है उसमें हम जो सर्वाइवरशिप है उसको सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हम एक पॉजिटिव मैसेज भी देना चाहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर से बचा भी जा सकता है और अगर अर्ली डिटेक्ट किया जाए तो इसके बाद एक नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजारी जा सकती है।
सही। तो ये चार आपके ब्रॉड एरियाज हैं जो इस महीने हम जिसके ऊपर लोगों को आगाही देते रहेंगे। अच्छा, कुछ अगर नंबर्स हमारे साथ आप लेटेस्ट शेयर कर सके। एक बात तो हमने बताई अपने नाजरीन को कि 1 करोड़ खवातीन ऐसी हैं जो कि रिस्क पर हैं, लेकिन कोई और नंबर्स हैं जो कि हमें बता सकें कि कितना प्रेवलेंट है ये मामला और कितनी खवातीन ऐसी हैं जो कि मौत के मुँह में चले जाती हैं सिर्फ इसलिए कि उनका डायग्नोसिस नहीं हुआ था? जी बिल्कुल। एक तो इस सारी कैंपेन के बावजूद जो है अभी भी हम ये देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली तकरीबन कोई जो 70% खवातीन जो हॉस्पिटल में रिपोर्ट करती हैं वो 3rd स्टेज या इससे ज़्यादा पे होती हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अभी भी हमें इस इशू के बारे में बार बार बात करने की ज़रूरत है। दूसरा जो एक स्टेटिस्टिक्स जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलेवेंट है वो ये है कि जैसे पूरी दुनिया में जो ब्रेस्ट कैंसर की जो एवरेज एज है वो 55 साल है। अच्छा, पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि जो एवरेज एज है ब्रेस्ट कैंसर की वो 35 साल है, यानी तकरीबन 20 साल की एज कम है। और हैविंग सेड दिस, पिछले 2-3 साल में हमने ये देखा कि यंग लड़कियां जैसे कि 17, 18, 19 ईयर की जो एज में उनको भी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो रहा है, जो कि एक अनयूजुअल ट्रेंड है और थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसकी वजह क्या है कि ये जो खवातीन जो यंग हमारे यहाँ पे 20 साल कम क्यों है ये, जिसके कोई स्पेसिफिक रीजंस हमारे सामने आए? जी देखिए, जो इसमें ये ज़्यादा अलार्मिंग इसलिए है कि जो नॉन रिस्क फैक्टर हैं जैसे कि ये कि कोई फैमिली हिस्ट्री होना या और ब्रेस्ट फीडिंग का ना कराना या कॉन्ट्रासेप्टिव्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना। अच्छा, ये जो यंग बच्चियां हैं इनमें हम देख रहे हैं कि इस तरह का कोई रिस्क फैक्टर जो है वो नहीं है। जो इसमें जो एक चीज़ वही अगेन बात जो है वो ये है कि जो हम खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली जो ऐसी खुराक जिसमें कि स्टीरॉइड्स मिले हुए हैं, जिसमें हार्मोन्स हैं और बहुत सारे ऐसे जो प्रिजर्वेटिव्स हमारे यहाँ खुराक में यूज़ हो रहे हैं, जो कलर्स यूज़ हो रहे हैं, जो आर्टिफिशियल ऐसी चीज़ें उनकी। अच्छा, मैं और अगर आप के देखने वालों के लिए अगर इसको मैं और क्विक कंपैरिजन में आपको एक बताऊं कि जैसे पाकिस्तान में जो रिस्क है वो हर 9 में से 1 खातून को है और इंडिया में जो ये रिस्क है वो 22 में से 1 को है। यानी कि हम एक ही खित्ते के लोग, एक ही तरह के लोग, एक ही जीन्स के लोग, तो क्या वजह ऐसी हुई कि हमारे यहाँ ये जो रिस्क है ये तकरीबन 3 गुना बढ़ गया। उसकी वजह कि जो हम पोल्ट्री खा रहे हैं, जो हम दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उसको स्टीरॉइड्स के जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं वो हालांकि बैन है। आपने उसके ऊपर कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट में इस इशू को उठाया, वहाँ पे उसको चीज़ों को इनको बैन भी किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली आज के दिन भी हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी जो खुराक है उसमें जो इम्प्योरिटीज़, अब ये जो स्टीरॉइड्स और हार्मोन्स जो यूज़ होते हैं दूध में या चिकन में या जानवर को बड़ा करने में, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए तो नुकसानदेह हैं, ये फीमेल हेल्थ के लिए डायरेक्टली नुकसानदेह हैं। क्योंकि आप अगर आजकल देखें तो अगर आप 20 साल पहले में और आज में देखें तो जो हार्मोनल इश्यूज हैं वो आजकल हमारी यंग बच्चियों में और खवातीन में हार्मोनल इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जो हार्मोन्स जो हैं ये एस्ट्रोजन लेवल पे इफेक्ट करते हैं। ना खवातीन दूध पीना छोड़ सकती हैं और ना हम मुर्गी छोड़ सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में किसी चीज़ पर बैन लगने का भी मतलब ये नहीं है कि वो हतमी तौर पर पाकिस्तान से बैन हो गई। वो चीज़ें इस्तेमाल होती रहती हैं। बैन तो यहाँ पर प्लास्टिक बैग्स भी मैं अक्सर कहती हूँ कि होते रहते हैं और हर हुकूमत आके करती है, फिर अगली हुकूमत को आके बैन करना पड़ता है। तो अब खवातीन पर अपनी ग़िज़ा का और उस तरह से किस तरह से ये ख्याल रखें और क्या करें, खाना भी नहीं छोड़ दें? देखिए, मुझे ये लगता है जब हमने ये कैंपेन शुरू की थी ना तो उस वक्त भी हमें ये था कि हमें खौफ नहीं सिर्फ पैदा करना चाहते थे, बल्कि हम ये चाहते थे कि साथ साथ ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हों, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हों। अब इस बात को भी हाईलाइट करने का मकसद ये है कि देखें मार्केट जो है वो डिमांड से चलती है ना। अगर लोग कम से कम इस बात पे अवेयर हों कि वो जो खुराक ले रहे हैं उस पे बार बार बात करें, उस पे जिस वेंडर से ले रहे हैं, जिस दूध वाले से ले रहे हैं, अगर ये बात को हम कम से कम
मतलब ये बिल्कुल एक मुश्किल बात है कि हम कैसे क्या खाएं। हर बंदा तो अपना फार्म हाउस नहीं बना सकता कि वो अपनी सारी चीज़ें जो है वो खुद प्रोड्यूस कर ले, लेकिन कम से कम हम इस इशू पे एक डिमांड बेस्ड अप्रोच पे तो जा सकते हैं ना, कि अगर हर बंदा, अगर मैं और आप अपना जो दूध वाला है उसको इस बात पे जो है वो अकाउंटेबल करें, हम चिकन वाले को अकाउंटेबल करें, तो मुझे लगता है कि बहरहाल ये मुश्किल बात है। लेकिन देखें, अगर हमें अपनी पूरी कौम की सेहत का ख्याल रखना है तो हमें बहरहाल ये वाले स्टेप्स जो हैं वो लेने होंगे। और खुराक से कैंसर ओवरऑल पाकिस्तान में हर साल तकरीबन कोई 14-15% के करीब अनफॉर्चुनेटली बढ़ रहा है, और इसमें बिल्कुल खुराक का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा सर, ये बताइए जो आपने बात की कि जी हम जब कहते हैं कि जी अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो गया तो वो ट्रीटेबल होता है, लेटर स्टेजेस में ज़ाहिर है वो ट्रीटेबल नहीं होता, तो ये जो स्टेजेस हैं ये कितनी हैं और कौन कौन सी है? थोड़ा सा अगर मुख्तसरन हमें एलाबोरेट कर सकें इस चीज़ को कि ये क्या क्या है। देखिए, 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज है, सेकंड है, थर्ड। अच्छा, जो थर्ड स्टेज है उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो कैंसर है वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे में चला जाता है, और फिर फोर्थ स्टेज पे तो वो बॉडी के काफ़ी हिस्सों में। अच्छा, लेकिन इसमें जो ज़्यादा आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अर्ली डिटेक्ट करना कैसे है। देखिए, अर्ली डिटेक्ट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि किसी भी खातून ने उस एज के बाद, जब उसको पीरियड्स शुरू होते हैं, उसके बाद उसने महीने में अपना एक दिन फिक्स करना है, और उस एक दिन उसने अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। उससे होता ये है कि अगर जब हर माह कोई खातून जो है वो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करती है तो कोई भी चेंज जो है वो उसको फौरी तौर पे पता लगती है। और चेंज देखनी क्या है, वो ये है कि अगर छाती के किसी हिस्से में या बगल के नीचे कोई भी गिल्टी है, वो अगर आपकी जो छाती की स्किन है अगर उसके ऊपर कोई डिम्पलिंग या कोई रैशेस हों, और अगर कोई डिम्पल से किसी तरह का कोई ब्लड का डिस्चार्ज है, तो ये वो सिम्टम्स हैं जिनको फौरी तौर पे सीरियस लेना है। अच्छा, दूसरा जो स्टेप है वो ये सेल्फ एग्जामिनेशन के बाद के 20 साल की एज के बाद कम से कम 2 से 3 साल में एक दफ़ा आप अगर अपना डॉक्टर से मुआयना कराएं, और वो डॉक्टर कोई भी गायनाकोलॉजिस्ट, कोई भी जनरल फीमेल डॉक्टर जो है वो हो सकती है। और थर्ड स्टेप ये है कि 40 साल की एज के बाद आप 2 साल में एक दफ़ा अपना मेमोग्राम जो है वो ज़रूर करवाएं। तो ये बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए कि सबसे पहले उन्होंने अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। वो उसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना, आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। पिंक रिबन की वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और अगर आप यूट्यूब पे देखें तो बहुत सारी बहुत डिटेल्ड ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जो आपको बहुत एलेबोरेटेड वे से बताती हैं कि आपने अपना सेल्फ एग्जामिनेशन किस तरह करना है। बिल्कुल सही। अब इलाज की हमारे पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, किस लेवल तक का इलाज हो जाता है पाकिस्तान में, कहाँ कहाँ पर होता है, और क्या इसका जो सक्सेस रेशो है वो? अच्छा, इलाज में देखें, मतलब पिंक रिबन ने फॉर एग्जांपल जैसे लाहौर में पहला डेडिकेटेड ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल बनाया है। इसी तरह पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उनके तकरीबन कोई 20 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। लेकिन इस चीज़ में जो इम्पोर्टेंट बात हाईलाइट करने की है वो ये है कि ख़वातीन का घर से निकल के हॉस्पिटल जाना, ये जितनी हम कैंपेन कर रहे हैं, ठीक है, इस पे बात होनी शुरू हो गई है, पहले बात नहीं होती थी इसको, लेकिन अभी भी हम थोड़ा सा इस बात पे अभी तक थोड़ी सी मुश्किल देख रहे हैं कि वो जो हमने ये एक्शन में कन्वर्ट करना है इस सारी गुफ्तगू को कि ख़वातीन को जब कोई सिम्टम हो वो फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाएं, वो अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा। फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बड़े शहरों में अवेलेबल हैं। अच्छा, इसमें इलाज में जैसे अगर बिल्कुल अर्ली डिटेक्ट हो तो सिर्फ एक सिंपल सर्जरी जो है उससे बचा जा सकता है, और अब तो इतनी सर्जरी एडवांस हो गई है कि बजाय वो पूरा ब्रेस्ट को रिमूव करने के सिर्फ उतने हिस्से को जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। अगर ब्रेस्ट रिमूव करनी पड़े तो रिकन्स्ट्रक्शन भी जो है वो भी अब अवेलेबल है, वो भी हो जाती है। उसके अलावा फिर जैसे रेडिएशन है, फिर
कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी, अच्छा, अब कीमो जो है, एक तो ये कि एक्सपेंसिव बहुत है। अगर हर्सेप्टिन के फॉर एग्जांपल कोई 15 से 18 किसी को डोजेज लगने हैं, तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन कोई 10-12 लाख रुपए का एक्सपेंस हो जाता है। तो फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल हैं, लेकिन बार बार इस बात को हाईलाइट करने का, अर्ली डिटेक्शन पे बात करने का मकसद ये है कि अगर इसको अर्ली डिटेक्ट किया जाए तो वो शायद बिल्कुल किसी छोटी सी एक सर्जरी से ही जान बचाई जा सकती है, बजाय ये कि उसको लेट करके और कीमो के और रेडिएशन के तकलीफदेह अमल से गुजरना पड़े। अच्छा, मेमोग्राम कितना सस्ता है या कितना महंगा है? क्योंकि अगर हम ये कैंपेन चला रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन मुआयना करें, तो कुछ तो चलें घर में कर लेंगी, कुछ को तरीका समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ जिनको हल्का सा शक हो या जो खुद से ना कर सक रही हो, वो अगर हॉस्पिटल्स में आती हैं तो मेमोग्राम कराने के लिए कितना खर्चा उनका हो जाएगा? क्योंकि हमें ये भी जहन में रखना है कि अगर मेमोग्राम सस्ता होगा तो इलाज पर ज़्यादा रकम खर्च नहीं करनी पड़ेगी। अगर मेमोग्राम बेसिक बुनियादी सहूलत ही अगर महंगी रख दी हमने, तो फिर तो हमारे ख़वातीन डिस्करेज होंगी। अच्छा, देखिए, जैसे पिंक रिबन अपने हॉस्पिटल में फ्री डायग्नोस्टिक दे रहा है, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ जो पेशेंट टर्नआउट है वो बहुत कम है फ्री होने के बावजूद। इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट के साथ हम काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे, और उन्होंने पिछले तकरीबन कोई 1-1.5 साल में पंजाब में तकरीबन कोई 15 के करीब नई मेमोग्राम फैसिलिटीज़ जो हैं वो शुरू की हैं। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि पंजाब गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल 1000 रुपये में अपने जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी भी दे रहे हैं, मेमोग्राम फैसिलिटी भी दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद वो जितने सेंटर्स हैं उनमें जो पेशेंट टर्नआउट है टू कम एंड गेट देमसेल्व्स चेक्ड फॉर मेमोग्राम, वो ना होने के बराबर। बल्कि वो, मैं कुछ दिन पहले ही पंजाब गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल से बात कर रहा था, और वो कह रहे हैं जी देखिए, हमने आपके कहने पे मशीनें तो लगा ली हैं, लेकिन अब वो इतना एक्सपेंसिव इक्विपमेंट जो है वो अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है कि वो लोग चेकिंग, अपने आप को चेक कराने के लिए नहीं आ रहे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मेमोग्राम 90% अभी भी उस स्टेज पे यूज होता है जबकि कोई चीज डायग्नोज हो जाती है, लेकिन वो जो प्रिवेंशन का जो कॉन्सेप्ट है मेमोग्राम का, अभी तक उस पर यूज नहीं हो रहा। तो अब इस पूरी कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, चलो मीडिया पर जो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, लोगों के पास वो मैसेज एक हद तक तो पहुंच रहा है, मज़ीद कौन कौन से ऐसे एवेन्यूज़ हैं या डोमेन्स हैं जहां से लोगों को हम टारगेट करके इस इंफॉर्मेशन तक पहुंचा सकते हैं, या क्या प्लान्स हैं इसके? लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि कल से जो फ़ोन में रिंगटोन है वो भी चेंज हो गई है। मतलब ये पीटीए का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि पिछले 3 साल से वो रिंगटोन को चेंज करते हैं। अब ये मुझे इत्तफाक हुआ पिछले दिनों में नवाब शाह, लाड़काना, जामशोरो, इंटीरियर सिंध में लोगों से बात करने का, तो वो ये बताते हैं कि ये जो रिंगटोन है ये एक ऐसा मीडियम है जो कि बिल्कुल एक ग्रास रूट लेवल पे और बिल्कुल एक इलिटरेट से इलिटरेट खातून या मर्द जो है उसके लिए भी ये एक बड़ा इफेक्टिव मीडियम है। इसके अलावा ये कि जैसे हम काफ़ी इंगेज्ड हैं जो लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम है उसके साथ, और वो भी एक ऐसा मीडियम है जो ग्रास रूट पे अवेलेबल है, और उनके ट्रेनिंग में भी अब ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर उनको ट्रेन किया जाता है। इसके अलावा हमारा यूथ प्रोग्राम है पिंक रिबन, हर साल अक्टूबर से स्टार्ट करके तकरीबन कोई 200 से ज़्यादा कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, और हमने ये देखा है कि ये जो हमारा जो यूथ प्रोग्राम है ये भी एक बहुत इफेक्टिव मीडियम है। एक तो यंग जो लड़कियां हैं उनको इस इशू के ऊपर सेंसिटाइज करने में जो है वो आसानी होती है, और दूसरा ये कि वी हैव सीन के उनके थ्रू हम उनके जो हाउस होल्ड है, यानी उनकी जो मदर और खाला, फुप्पो, घर की जो और ख़वातीन हैं, उन तक भी ये मैसेज जो है ये पहुंचता है। और हम अभी भी इसी तरह की बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें नेशन वाइड कर रहे हैं, कराची से पेशावर तक कर रहे हैं। हम इस साल हमारा टारगेट ये है कि हमने कोई 300 के करीब
जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस पाकिस्तान में उनमें जाना है, और तकरीबन कोई 2 लाख से ज़्यादा जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको हमने इंशाल्लाह इस साल टारगेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस इशू को बार बार हर जगह पे हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ताकि अभी भी ये जो ख़वातीन जो 3rd स्टेज पे हम देख रहे हैं कि आ रही हैं, हमने इसको बिल्कुल कन्वर्ट करना है इस उसमें कि बिल्कुल अर्ली सिम्टम के साथ जब तक ख़वातीन डॉक्टर पे प्रेजेंट नहीं होती। इंशाल्लाह जी बहुत बड़ा कॉज है ये, और सबको इसका साथ भी देना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने अपने आप को बचाना है, अपने घर की ख़वातीन को बचाना है, तो फिर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सरबराह पिंक रिबन। लेते हैं वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कुछ बात करते हैं ज़लज़लों के हवाले से। और 9 सितंबर को मराकश में आने वाले ज़लज़ले से 3000 के करीब अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 6000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इसी तरह फरवरी में तुर्किया और शाम में आने वाले ज़लज़ले से 50,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए थे। साइंसदान अब ये तो जान चुके हैं कि कौन से इलाकों में ज़लज़ले आएंगे, लेकिन ये नहीं बता सकते कि ये ज़लज़ले कब आएंगे और किस स्केल पर, किस नौइयत के होंगे। आज हम आपको बताते हैं कि ज़लज़ले क्यों आते हैं और कौन से इलाके ज़लज़ले की जद में आने वाले वक्तों में आ सकते हैं। अच्छा, बुनियादी तौर पर ज़लज़ला जो है वो उस वक्त आता है कि जब ज़मीन के अंदर जो मतलब बेसिक जो साइंटिफिक फिनोमेना है इसका वो ये है कि ज़मीन के अंदर होती हैं कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में ये टकराती हैं तो ज़लज़ला आता है। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये करोड़ों साल पहले वजूद में आई थी और बहुत आहिस्तगी से ये हरकत करती हैं। लेकिन आप इसके हुजूम का अंदाज़ा लगाएं ना कि ये ज़मीन के अंदर है तो ये कितनी बड़ी प्लेट्स होंगी, और जब ये हिलती हैं ज़रा सी हल्की सी इसके अंदर हरकत होती है तो ऊपर जो है वो पूरा निजाम बिल्कुल, और मौजूद ये किसी एक इलाके में होती हैं और कितने ममालिक को ये अपनी रेंज इसकी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, जब ये आपस में मिलती हैं या जुदा होती हैं, या फिर यूँ कहिए कि वो जो मतलब इस तरह से प्लेट है तो या तो आपस में आके ये टकराएगी या एक दूसरे से अलग होगी, उसकी मूवमेंट उस वजह से होगी, या फिर ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी। तो मूवमेंट की ये 2-3 इसके बुनियादी कॉजेज होते हैं। तो उसकी वजह से फिर ज़मीन में एक प्रेशर जन्म लेता है, एक दबाव जन्म लेता है, और जो एनर्जी है वो बाहर की तरफ निकलती है, और इस एनर्जी की वजह से ज़मीन हिलने लगती है, और इस फिनोमेना को हम बुनियादी तौर पर ज़लज़ला कहते हैं। बिल्कुल, वो जो कहते हैं ना अर्थक्वेक, जोल्ट्स। जी, तो वो जोल्ट्स जो हैं वो झटके वो इसलिए हमें समझ में आते हैं। ज़मीन के अंदर 7 बड़ी और ढेर सारी छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेटें जो हैं वो मौजूद हैं। हमें ऐसा लगता था जब शुरू में पाकिस्तान में वो बड़ा ज़लज़ला आया था अक्टूबर का, तो हमें ये लगता था कि भाई शायद कुछ ही प्लेटें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ 7 बड़ी प्लेटें और फिर बहुत सारी छोटी छोटी प्लेटें जो हैं वो मौजूद हैं ज़मीन पर। और बड़ी प्लेटों पर हमारे बर्रे आज़म ठहरे हुए हैं, जबकि एक प्लेट पर बहरे ओक़यानूस मौजूद है। एशिया और यूरोप एक टेक्टोनिक प्लेट पर बिखरे हुए हैं, और कैलिफोर्निया ऐसी जगह पर वाक़ है जहां 2 प्लेटें साथ साथ मौजूद हैं। यही मामला चीन और तुर्किया समेत कई ममालिक में देखा जा सकता है, और इन ममालिक में बहुत ज़्यादा ज़लज़ले भी आते हैं। मतलब क्योंकि वो 2 प्लेट्स आपस में जहाँ पर जुड़ती हैं तो मूवमेंट का अंदेशा ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इन इलाकों में ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। अच्छा, अब साइंसदान जो है वो बेसिकली ये तो जान गए हैं कि इन प्लेटों की वजह से ज़लज़ला आता है, लेकिन किस वक्त आना है ज़लज़ले ने ये तयन नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इतना डेटा हमारे पास मौजूद ही नहीं है। क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले से उसकी प्रोडक्शन हो जाए तो सेफ्टी मेजर्स ले लिए जाए। मतलब हमने जो मेजर्स हैं वो क्या लिए हुए हैं कि हमने ज़लज़ला प्रूफ बिल्डिंग्स बना दी हैं। जापान में बहुत ज़लज़ले आते हैं, वहाँ की बिल्डिंग्स को जो है बहुत ज़्यादा सेफ तस्वुर किया जाता है। दुबई की बिल्डिंग्स के बारे में अक्सर ये बात कही जाती है कि दुबई की जो बिल्डिंग्स हैं वो ज़्यादातर, अब जो नई इमारतें वहाँ तामीर हो रही हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो शॉक प्रूफ या अर्थक्वेक प्रूफ जिसको कहते हैं वो हैं। लेकिन वही बात है कि पहले से बताया नहीं जा सकता कि कब ज़लज़ला आएगा। हाँ, अच्छा, अब एक बात साइंसदान जान चुके हैं, और वो ये है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी वजह से जिस जगह पर ज़लज़ला आता है वहाँ से एनर्जी वेव्स जो है वो दूसरे इलाकों की तरफ सफ़र करती हैं, और उसमें कुछ वक्त लगता है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है जहाँ पर ज़लज़ला आया है, उससे एनर्जी ने ट्रांसफ़र करना शुरू किया, वो दूसरी जगह पहुँचने में उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये टाइम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2011 में जब जापान का एक इलाका था उसमें ज़लज़ला आया, उसका मरकज़ से टोक्यो जो है वो 232 मील दूर था, और टोक्यो में लहरें पहुँचने में लगा तकरीबन 1 मिनट। अच्छा,
तो इसी पहलू को देखते हुए अब मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं वो बेसिकली एक वार्निंग मैसेज का निज़ाम कायम कर रही हैं, ताकि एक जगह पर अगर ज़लज़ला आए तो वो दूर दराज के जो इलाके हैं या जो शहर हैं या जो गाँव हैं उनको पहले से वार्निंग दे दी जाए। तो अगर आपको 1 मिनट पहले वार्निंग मिल जाती है तो आपके पास ये टाइम है कम से कम, हाँ इतना है ज़रूर कि आप ख़तरनाक किस्म की इमारत से या वैसे भी अदरवाइज इमारत से आप बाहर निकल आएँ और अपने बच्चों को या आपके साथ जो बुजुर्ग अफराद मौजूद हैं उनको बाहर निकालने में कामयाब हो सकें। इससे तो जानी नुकसान आपका कम होगा, बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, दुनिया भर में इसी से 80 से 90% ज़लज़ले जो हैं वो एक वसी इलाके में आते हैं जिसे साइंसदान रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये उनकी टर्मिनोलॉजी है, रिंग ऑफ फायर, बिल्कुल। और ये उनकी टर्मिनोलॉजी, और इसी से वो प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई इस इलाके में ज़लज़ला आया, ज़्यादा आए, कम आए। ये इलाका बहरा ओकियानूस के इर्द गिर्द मौजूद ममालिक पर मुश्तमिल है, और जिनमें जापान, फिलिपाइन, कैलिफोर्निया, अलास्का, अच्छा फिर मैक्सिको और चिली समेत कई दीगर ममालिक जो हैं वो इसमें शामिल है। और ये जो एरिया है ना पूरा, ये कहलाता है रिंग ऑफ फायर। ये रिंग ऑफ फायर, सबसे ज़्यादा ज़लज़ले यहाँ पर आते हैं। और फिर यहाँ पर दुनिया के 3/4 आतिशफ़शा पहाड़ भी मौजूद है, बिल्कुल 3/4, बिल्कुल वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और उनसे भी ज़ाहिर है एक मूवमेंट, और वो भी जब आतिशफ़शा फटता है, और अगर वो एक्टिव आतिशफ़शा हैं, कुछ जो हैं वो एक्टिव आतिशफ़शा नहीं होते, यानी कि वो बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं और उनके अंदर एक्टिविटी जो है वो आने वाले सालों में ख़त्म हो जाती है। माजी में वो किसी वक्त में एक्टिव आतिशफ़शा रहे होंगे। अच्छा, इस इलाके में छोटी बड़ी कई टेक्टोनिक प्लेटें मौजूद हैं, और आपस में अगर ये टकराती हैं तो फिर यहाँ पर ज़लज़ला आता है, और ये टकरा सकती भी हैं। आने वाले वक्तों के लिए भी ये साइंसदानों ने प्रेडिक्शन की है कि ये आगे भी टकरा सकती हैं, और जब प्लेटें टकराती हैं तो फिर ये आतिशफ़शा पहाड़ों को भी जन्म देती हैं। और इससे अब ये एक नया फिनोमेना भी है कि हमें लगता था शायद आतिशफ़शा पहाड़ पहले से कहीं मौजूद हैं, पहले से भी मौजूद होंगे, लेकिन ये टेक्टोनिक प्लेट से ही बिल्कुल रिलेटेड है। और यही वजह है कि जिन इलाकों में इन प्लेट्स के किनारे मौजूद हैं वहाँ सबसे ज़्यादा आतिशफ़शा पहाड़ पाए जाते हैं। जी, तो ये पूरा एक साइंटिफिक मैकेनिज्म है, लिंक्ड, लॉट ऑफ थिंग्स लिंक्ड, मतलब इलाके का। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी साइंसदान हैं जिन्होंने मौसमों के हवाले से भी प्रेडिक्शंस दी हैं कि जिन इलाके या जहां बहुत ज़्यादा मौसमी तब्दीलियां होती हैं, ज़ाहिर है वो मौसमी तब्दीलियां जो हैं वो ज़मीन के अंदर के जितने भी वो जो कहते हैं ना कोर, और उसके बाद ऊपर वाले एक लेयर, और फिर उससे ऊपर सरफेस, और वो सारी चीज़ हमने भी साइंस में पढ़ी है, तो वो उस सारी चीज़ में भी हलचल की वजह बनते हैं। तो ये भी बड़ा होता है, साइंसदानों ने मौसम के हवाले से भी बड़ी बात की। ज़लज़लों, कुरान में भी वो सूरह ज़लज़ाल जो है उसमें वो ज़लज़ले के हवाले से, अब ज़मीन के हिलने के हवाले से बात की है कि ज़मीन हिलेगी, और ज़मीन जब हिलेगी तो अपना सब कुछ वो बाहर निकाल देगी। तो खैर वो क़यामत की भी एक तरीके से मंजर कशी की गई है, ज़लज़लों के हवाले से भी बात है। तो बुनियादी तौर पर फ़िज़िकल फिनोमेना है, कॉज जो है वो अल्लाह ताला की ये पूरा जो एक निज़ाम उसने बनाया है वो है। और फिर वो जो अहादीस उसके हवाले से मिलती है कि जब इलाकों पर ज़लज़लों की कसरत हो जाएगी, जब गुनाह बढ़ जाएंगे तो ज़लज़लों की कसरत हो जाएगी। अब जो साइंटिफिक लोग हैं या जो तो कह रहे हैं, जो कहते हैं कि नहीं जी उसका तो मसला नहीं है, इससे क्या ताल्लुक हो सकता है, तो ये बुनियादी तौर पर चूँकि पीछे से चलाने वाली ज़ात जो है वो दुनिया को, वो तो कोई और है ना, तो ये उसका फिनोमेना है, ये उन साइंसदानों का ना डोमेन है ना उनके समझ में आने की बात है। बिल्कुल, तो वो तो देखते हैं जो उनको नजर आ रहा है जी। बिल्कुल, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नज़र नहीं आती, और हमारा ईमान उन्हीं गैब की चीज़ों पर है कि जो नज़र नहीं आती, और ज़ाहिर है उसके हवाले से मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बशारतें भी फिर हमारे सामने आती रही हैं, और हमने देखा भी बहुत सारे मोज़े भी साइंसदानों की समझ से बाहर हैं। ना साइंस उसको जस्टिफाई कर सकती है, और ना ही जो है वो कोई इंसानी अक्ल उस तरह से उसको कोई कुछ समझा सकता है। एक्सप्लेनेशन ही उसकी नहीं है, एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला के हुक्म पे होती हैं और वो वैसे ही चलती रहेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी ये तो थोड़ी सी कुछ हमने कुछ मालूमाती बात आपको दे दी ज़लज़लों वगैरह के हवाले से। बस दुआ ये है कि अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग की। आजकल बहुत सारे इंटरनेट पर एड्स आप देखें ना, वीडियो पे जाते हैं वो सोशल मीडिया पर यूट्यूब पे ऐड आ रहे होते हैं, फलाना फॉरेक्स ट्रेडिंग, फलाना फॉरेक्स ट्रेडिंग, मैं इससे लाखों रुपए रोज कमा रहा हूँ, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। वो डॉलर के साइन बनाए होते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, या क्रिप्टो करेंसी के साइन बनाए होते हैं, वो बिटकॉइन वाला साइन बनाया होता है और उससे वो खुद को मार्केट कर रहे होते हैं और लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी का जो मामला है वो तो पाकिस्तान ने वैसे ही पाबंदी, अब ये एक अलग डिबेट है
है कि भाई सारी दुनिया कर रही है, हमने पाबंदी लगाई हुई है, उसकी वजूहत क्या है। लेकिन फॉरेक्स का काम जो है वो तो उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। अब हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग इस कारोबार में जाते हैं और उसके बाद लाखों रुपए के नुकसान उठाते हैं, लुट जाते हैं और उनको पता नहीं होता कि ये काम करना किस तरह है। एक तो ये फैक्टर, और दूसरा फैक्टर ये कि इस काम में बेवकूफ़ बनाने वाले, फ्रॉड करने वाले बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो अब आपने इस तरह के फ्रॉड से बचना कैसे है, अपना सरमाया बचाना कैसे है, दौलत को अपनी ज़ाया कैसे होने से बचाना है, ये है हमारा आज का मुद्दा। और हमारे साथ हैं जी फाइनेंशियल मार्केट्स एक्सपर्ट्स जनाब बदर तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम बदर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बदर, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, सबसे पहले तो हम आगाज़ इस तरह से कर लें कि क्या आप भी कभी इस तरह की किसी फ्रॉड का निशाना बने, या ठोकर खा के सीखा, या पहले से सीखे सिखाए थे? नहीं, मुझे नहीं हुआ, अलबत्ता लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये है कि लोग यहाँ पर आते हैं कि ये बहुत आसान काम लगता है, मतलब इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद है, और आसान इतना है कि मोबाइल पे जस्ट बाय और सेल करना होता है, क्लिक करो और पैसे कमाओ। ये एडवर्टाइज क्लिक करने पे आपके लाखों रुपए इन्वेस्ट हो जाते हैं, और विद इन मिनट्स हजारों डॉलर, लाखों डॉलर आपके डूब जाते हैं। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा डिफाइन अगर कर दें, एक तो क्रिप्टो की मार्केट को डिफाइन करें और एक फॉरेक्स की मार्केट को, ये थोड़ा सा डिफाइन कर दें ताकि लोगों को समझ में आ जाए। अच्छा, ये पूरी ना एक फाइनेंशियल मार्केट है, जैसे शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो कंट्रीज लेवल पे होती है। ये जो फॉरेक्स मार्केट है बेसिकली ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट है, और इसकी एक पूरी लिक्विडिटी एक पूल है जो बेसिकली बैंक्स ने डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा। और बहुत से ब्रोकर्स होते हैं जो बैंक से लिक्विडिटी बाय करते हैं और रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं, और कुछ इसकी ऐप्स बनी हुई हैं, और वो सारी ऑफिशियल ऐप्स हैं जो बैंक्स ने जारी की हुई हैं, उन पर बेसिकली ये ट्रेडिंग होती है। अच्छा, जहां तक आ गई बात, ट्रेडिंग होती है डॉलर, यूरो, पाउंड वगैरह की। डॉलर फॉरेक्स बेसिकली करेंसी पेयर्स में ट्रेड होती है, करेंसी पेयर्स में और कमोडिटीज में, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, और ये इनको आप डॉलर, पाउंड या यूरो के पेयर में ट्रेड करते हैं। कभी भी आप डॉलर में सिर्फ ट्रेड नहीं कर सकते, सिर्फ गोल्ड में ट्रेड नहीं कर सकते, पेयर्स होते हैं इनके। अच्छा। हाँ, उनमें ट्रेड होती है। रही बात क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो भी बेसिकली इसी तरह का एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट था जो 2008 में शुरू हुआ, और ये बेसिकली डिजिटल करेंसी है, और सेम है, तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट भी हैं, लेकिन ये डिजिटल करेंसी है और ये भी फाइनेंशियल मार्केट ही है। इसमें भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, कॉइन्स खरीदते हैं, फ्यूचर मार्केट है, स्पॉट मार्केट है, और इस तरह से चीज़ें हैं। तो इसमें ये तो फॉरेक्स जो है वो पाकिस्तान में अलाउड है कानूनी, और क्रिप्टो जो है वो पाकिस्तान में अलाउड नहीं है। हाँ, फॉरेक्स भी जो है ना, वो जो कुछ ब्रोकर्स हैं PMEX वगैरह, उनसे अलाउड है, बहुत सारे इलीगल ब्रोकर्स भी काम कर रहे हैं। तो क्रिप्टो जो है ना वो अभी तक अलाउड नहीं है, और हम भी नहीं करते, और कोई भी नहीं करता, और किसी को करना भी नहीं चाहिए। तौबा कर लेना भाई, नहीं करते, हम कहाँ करते हैं। बहरहाल ये है कि ये जो है ना रिस्कफुल मार्केट है, एक फाइनेंस का, वो इकोनॉमिक्स का एक कोट है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। अब यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है बहुत ज्यादा, मतलब ये कि आप क्लिक करते हैं, आपके $10,000, $20,000 चले जाएंगे मार्केट में फौरन से। इससे पहले शेयर मार्केट थी और स्टॉक मार्केट थी, मतलब उसमें ये होता था कि आपने कोई शेयर खरीदना है तो जब तक उसे कोई बेचने वाला नहीं है तो आप नहीं खरीद सकते। सही है। यहाँ पे ऐसे होता है कि आप क्लिक करते हैं तो वो बिक जाता है, क्लिक करते हैं तो $1,00,000 आपके पास आ जाते हैं, मतलब वो फौरन से इन्वेस्ट हो जाता है। और ये रिस्क है। अब यानी कि ये चीज भी जहन में रखिए नाजरीन के, जो चीज अलाउड है यहाँ पर पाकिस्तान में, तो वैसे अगर आप किसी चीज की रिकवरी के लिए या डैमेजेस क्लेम के लिए जाएंगे तो जो लीगल चीज है वो भी आपको पैसा वापस नहीं मिलता। तो जिस चीज में आप अलाउड नहीं है उसमें, उस एंटिटी, उस टेरिटरी में अगर आप घुस गए हैं तो फिर तो आप अपना पैसा सरमाया भूल जाए, फिर तो आपकी मदद भी नहीं कोई कर सकता। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं लोगों के साथ, जो आप कह रहे हैं कि भाई लोग लाखों करोड़ों का सरमाया उनका डूबता है, वो कैसे इशू क्या होता है? अच्छा, बेसिकली फ्रॉड बहुत कम होता है, मतलब वो इस तरह से होता है कि इसकी एजुकेशन मौजूद नहीं है, ट्रेनिंग इसकी मौजूद नहीं है। यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ पर इसकी ट्रेनिंग्स मौजूद हैं, और लोग इससे लाखों कमाए वाली बात है, वहाँ पे लोग लाखों कमाते भी हैं। लोग यहाँ पे आते हैं बस देख के कि यार बहुत ही आसान है तो आ जाओ इधर, और सीखते नहीं हैं, और उस बुनियाद पर वो बस सट्टा खेल रहे होते हैं। और फिर जो एप्स या जो एडवर्टाइजमेंट उन्हें यहाँ पर लाती है, वो उन्हें फरारी और लेमोजीन और मर्सिडीज दिखा कर लाती है, तो वो फिर समझते हैं कि हम 10 दिनों में वहां तक पहुंच जाएंगे,
तो वो गाड़ियां बेच देते हैं, घर बेच देते हैं, बाइक्स बेच देते हैं, तो वो डूब जाते हैं। लेकिन लोग बनाते भी बहुत हैं। मतलब इसमें बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ये आज मैं यहाँ पे बताऊं। इन्वेस्टमेंट इसमें पैसा बनाने के लिए, हाँ, पैसा बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। मेरे YouTube चैनल पे अभी मैंने एक स्टूडेंट का वो पॉडकास्ट अपलोड की, उसने $500 इन्वेस्ट किए और 2 महीनों में वो $30,000 बना चुके। वो सब स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैंने उसने ऐसा क्या कर दिया जो बाकी लोग नहीं करते भाई? ये बेसिकली स्किल है, और स्किल से भी बढ़ के इमोशन कंट्रोल है। मतलब इसमें ये होता है कि मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। हाँ, अब मैं असल गेम बताता हूँ क्या है असल गेम। असल गेम ये है कि आपने डॉलर खरीद लिया, ठीक है, अब वो बहुत वोलेटाइल है। गोल्ड खरीद लिया, फर्स्ट करें गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड 18,000 से 19,000 पर एक दिन में ऊपर नीचे हो जाता है बाज़ औक़ात रुपए। हाँ, अब डॉलर में, अब गोल्ड आपने खरीद लिया, डिजिटल डॉलर की बात करूं फॉरेक्स मार्केट में, अब डॉलर आपने खरीद लिया, अब मार्केट जो है ऊपर जाना शुरू हो गई। अब आपका इम्तिहान होता है, इमोशंस का इम्तिहान होता है कि ये मैं बेच दूं या ना बेच दूं, कब बेचूं, कितना प्रॉफिट लूं। फर्ज करें आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, वो मजीद ऊपर जाता रहता है। अब आपकी अफसोस खराब होती है, यार ये क्या हो गया। अच्छा, फर्ज करें वहां आप नहीं बेचते, वो नीचे आ जाता है, फिर आप रोते हैं, ये क्या हो गया। अच्छा, फर्ज करें कि फिर आगे मजीद चलेंगे, यार यहाँ पे मैं इसे काट दूं या ना काटूं, आप उसको नो लॉस नो प्रॉफिट पे काट देते हैं, वो फिर ऊपर चला जाता है, फिर आप परेशान। ये बेसिकली इमोशन कंट्रोल है। असल में स्किल जो है वो 10-20% है, लेकिन लोग स्किल भी नहीं सीखते। और ना वो इमोशन। आप कह रहे थे कि लोग अपनी गाड़ियां घर भर बेच देते हैं, ये नौबत कब आती है? ये नौबत इस तरह से आती है कि जब आप इब्तदा में इन्वेस्ट करते हैं ना $100 $200, तो उसकी तो आपको टेंशन, वो तो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, वो होता है इस तरह से है कि वो सट्टा लोग खेलते हैं और वो होते होते बहुत से लोगों के 100-200 1000-2000 बन जाते हैं, और नॉर्मली 100-200 400-500 तो आराम से बन जाते हैं, छोटी रकम डबल। अब हमारी आवाम कैलकुलेटर निकालती है फौरन से, यार इधर अगर मैंने $10,000 इन्वेस्ट किए होते तो मेरा तो क्या काम ही हो गया होता, ये 20,000 बन चुके होते। अब जब वो 10,000 इन्वेस्ट करती है तो फिर इमोशंस खराब हो जाते हैं और वो डूब जाते हैं। यानी लालच और सट्टा इन दोनों की कॉम्बिनेशन है ना, जो इंसान को डुबाती है। हाँ, डुबाती है। आप सट्टा खेल रहे हैं, जुआ है बुनियादी तौर पर, तो वो वैसे ही बना है, सबको पता है। अब ये तो आपने सारी कहानी सुनाई हमें फॉरेक्स की, जो कि एक लीगल ट्रेड है। अब उस पे आ जाते हैं जो कि गैर कानूनी है, पाकिस्तान में हो रहा है, अब लोग लुट भी रहे हैं और उनको पता नहीं है, अब करें क्या? अच्छा, गैर कानूनी मतलब इसमें इसके नाम पर बहुत सारी ऐप्स ऐसी इंट्रोड्यूस हो जाती हैं कि जो बेसिकली फॉरेक्स है नहीं। फॉरेक्स जो है, फॉरेक्स मार्केट के मतलब अगर आपने कुछ देखना है तो PMEX की वेबसाइट है, स्टेट बैंक की वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स काम कर रहे हैं जो लीगल हैं। हाँ। सब ऑफिशियल मौजूद है, वहां पर लोग सर्च नहीं करते। ये जो छोटी छोटी एप्स, मैं क्रिप्टो करेंसी की बात कर रही हूं। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी, मैं फॉरेक्स की बात नहीं, मैं क्रिप्टो का कह रही हूँ कि वो तो लोगों को पता ही नहीं है ना। एक है भी ऐसी नीश मार्केट है कि हर एक उसके बारे में जानता भी नहीं है, और हमारा स्टेट बैंक और ये सारे इदारे क्योंकि उसको ओन नहीं करते, तो उस पर भी उसके हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो लोगों के लिए फायदेमंद हो। अच्छा, क्रिप्टो में भी बेसिकली ये एजुकेशन चाहिए। सबसे पहली एजुकेशन तो ये चाहिए कि यार इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, और बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, और इतना रिस्क इन्वॉल्व है कि वो जो इंडिया के हैं गौतम अडानी, वो भी दूसरे नंबर पे थे, एलॉन मस्क के साथ पहुंच गए थे। अच्छा, हुआ ये कि उनकी कुछ इंफॉर्मेशंस लीक हुई, एक कंपनी ने लीक की, तो उनके जो शेयर्स है ना वो सिर्फ नीचे गिरे, तो वो दूसरे से कोई 50वें पे पहुंच गए। मतलब उन्हें इतना नुकसान हुआ, एक इतने अमीर बंदे को भी इतना नुकसान हो सकता है। तो इसमें रिस्क मौजूद है। अगर आपने बनाना है तो रिस्क को सामने रख के आपने आना है। लेकिन बात तो वही है ना कि यहाँ तो अलाउड नहीं है। अच्छा, इसमें क्या इशू क्या है कि बाकी ममालिक में हो रहा है और हम नहीं कर पा रहे, क्या वजह है इसकी? बस इस पर तो बहुत सारी कोशिशें हुई हैं। ये तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि मतलब अगर इसकी थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, मतलब इसकी एजुकेशन प्रोवाइड की, जैसे मैंने अपना बताया, अपने स्टूडेंट्स वगैरह का बताया, तो मतलब बहुत कम इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा बनाया जा सकता है अगर प्रॉपर मौजूद हो। अच्छा, क्या एक लेकिन एजुकेशन आप काम करें ना, जब जहां आपको, मतलब हमें तो बचपन में ये सिखाया जाता है कि देखो जहां ₹1 इन्वेस्ट करके ₹100 आते हुए नजर आ रहे हो ना, वो गड़बड़ है भाई मामला। हमें तो बचपन में यही सिखाया गया था। इजी मनी और फास्ट मनी, इन दोनों चीजों से रहना दूर, शॉर्टकट जो है ना, तो ये ऐसा ही है ना जाल
नहीं, शॉर्टकट तो नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपको जो सीखने का प्रोसेस है ना वो 2-3 माह का नहीं है, वो साल 2 साल 3 साल 4 साल का ठीक है। हाँ, साल 2 साल 3 साल जो आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आप टाइम और मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं सीखने के लिए, वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट है ना। लेकिन उसके क्या बाद बंदा परसेंटेज होती है लोगों की कि जो इसमें पैसे बना पाते हैं, और क्या परसेंटेज होती है जो बस सिर्फ चकाचौंध देखकर जाते हैं और फिर आखिर में रोते हैं? अच्छा, वैसे रियली बताऊं तो ये जो फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट है, इसमें मोर देन 90% ऑफ इंडिया पाकिस्तान लॉस करते हैं लोग, सिर्फ 10% लोग बनाते हैं। और बनाने वाले ज्यादातर ताल्लुक उनका इस खित्ते से होता है या वो सारे बाहर बैठे हैं? मतलब नहीं, यहाँ पर भी हैं, बहुत से लोग हैं, यहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पर लॉस करने वाले ज़्यादा हैं क्योंकि सीखे बगैर आ जाते हैं, फिजिबिलिटी के बगैर आ जाते हैं। कमाने वाले बहुत कम है, लेकिन जो कमा रहे हैं वो इतना बना रहे हैं कि जो लॉस कर रहे हैं ये 10% उतना बना रहे हैं। वो वही बात है ना कि मामला ये है कि वो 2-4 लोगों को फरारी नजर आ रही है, बाकी जो है वो बस उसी लॉ में बह के वो आगे चलते हैं। क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है हुकूमत का कि जो ये क्रिप्टो करेंसी वाले जो लोग हैं, जो लोगों को वर्गलाते हैं, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि अच्छा भला बंदा बैठा है, उसके साथ कोई आके कहीं बैठ जाता है, वो बातें होती हैं शुरू, और बातों में ही वो वर्गलाया जाता है बेचारा। क्रिप्टो का कभी कुछ सुना ऐसा? ऐसी बात हाँ, ऐसे सर आजकल वो ये बताएं डॉलर कितने का, अच्छा तो ये बताएं क्रिप्टो कितने का चल रहा है, तो ये तो बड़ा मैं तो कर रहा हूँ, मैंने उससे कमा लिया, आप भी लगाएं। इस तरह से करके ना लोगों को वर्गला लिया, फंसा लिया, और फिर उनके गए पैसे डूब। तो क्या उसकी रिकवरी का किसी किस्म का कोई मैकेनिज्म, कोई चांस, इम्कान मौजूद है पाकिस्तान में? नहीं, रिकवरी तो कोई चांस नहीं है। जो डूब गया। होता क्या है ऐसे कि बेसिकली भाई बता रहा कि मैं एक जगह बैठा हूँ, उन साहब के 5-6 स्कूल्स वो डिस्कस करे, ये टीचर रखी, ये टीचर इस तरह से, तो मैंने उन्हें मोबाइल पे दिखाया, यार ये मैंने अभी $50-60 बनाए हैं विद इन मिनट। किन चक्रों में इतने बड़े बड़े बिजनेस, इतनी टेंशन होती है उसमें और पता नहीं क्या क्या होता है। तो इस काम की तरफ लोग बेसिकली इस तरह से छोटे मोटे अकाउंट्स दिखाते हैं $100 $150 पे, और लोग उसमें फिर उनको $10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर वो डूब जाते हैं। बेसिकली वो इस टाइप के फ्रॉड होते हैं। वो बंदा ट्रेन नहीं होता इससे कबल, वो जुआ खेल रहा होता है, जब आप उस पर इन्वेस्ट कर जाते हैं और वो डूब जाते हैं तो फिर आप रोते हैं। बस ये बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट अप्रोच जो है ना, इसकी अवेयरनेस की जरूरत है पाकिस्तान में बहुत। बिल्कुल, ये तो वो पैसा है जो नजर नहीं आता। आप नाजरीन यकीन करेंगे पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान में तो जमीन नजर नहीं आती। आपने करोड़ों रुपए दे दिए और वो आपको कहेगा कि आपकी जमीन तो नक्शे पे नजर आ रही है लेकिन जमीन पे मौजूद नहीं है। तो ये जब आलम हो जिस मुल्क में कवानीन का और रिकवरीज का, बेसिकली तो इंडस्ट्री का भी मसला है ना कि जो आप कह रहे हैं कि 90% तो भाई लॉस होना ही है। 10 अगर आप या तो बहुत ही कोई खुशकिस्मत तरीन इंसान में शामिल हैं तो आप 10% लोगों में शामिल होंगे, कर लेंगे। मतलब थोड़ा सा जहाँ पर देखें, सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो आप पर इन्वेस्टमेंट होती है, अपने आप। हाँ, अपने आप पर इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब मेरा चैनल है तो लोग आकर मुझे कह रहे होते हैं कि सर $1,00,000 मेरे ले लें मैनेज करने, $2,00,000 ले लें। जाहिर है मेरा तो ये काम नहीं है, मैं तो जाहिर है अगर आप मेरे से बात करवा दिया करें उनकी, मैं उनको समझा दूंगा। हाँ, सही तरीके से समझाऊंगा उनको। तो वो मतलब आप खुद पर इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? उन लाख में से आप 2,000 3,000 अगर खुद पे इन्वेस्ट कर दें, खुद को सिखा दें, किसी से सीख लें। बिल्कुल, तो लेकिन उसमें भी ये है कि झटके काफी खा के आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे, और वो झटका बड़ा लगता है या छोटा लगता है ये आप पर मुनहसर है कि आप किस स्मार्टनेस से खेलते हैं। और उस झटके के नतीजे में मुमकिन है आप पहुंच भी जाए ऊपर। ज्यादा ऊपर और फास्ट मनी। हाँ, इजी मनी, फास्ट मनी और शॉर्टकट। नाजरीन ये हमेशा ध्यान में रखिए कि ये गड़बड़ की तरफ निशानदेही करता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बदर तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। गाड़ी ख़राब हो जाए तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपको एक अच्छा मैकेनिक मिले और वो अच्छे तरीके से, आसान तरीके से गाड़ी को सही कर दे, और ऐसे मैकेनिक जो है वो जिसको मिल जाए, खराब भी ना करे। हाँ बिल्कुल, और ऐसे मैकेनिक जिसे मिल जाए वो बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जी। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे मैकेनिक से, एक ऐसे इंजीनियर से जो गाड़ी ठीक तो करते हैं लेकिन तरीका उनका बड़ा अलग है। वो स्टेथोस्कोप की मदद से गाड़ी ठीक करते हैं, गाड़ी का फॉल्ट ढूंढते हैं, यानी कि वो गाड़ियों के डॉक्टर हैं। नहीं तो क्यों गाड़ियों दिल धड़कता है क्या? ये तो अब उन्हीं से पूछेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि भाई मामला क्या है, दिल धड़कता है या सांस लेते हुए वो बेचारी खर कर रही होती हैं, क्या कर रही है? जी पूछते हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं जी इजाजुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम इजाज साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर।
सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। ये बताइए ये कैसे आप सही करते हैं गाड़ियाँ, स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल इसमें कैसे होता है? सर आप लोग का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। इस तरह है सर कि जब गाड़ी में मसला आ जाए तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो डायग्नोसिस का होता है। जब तक कोई मसला डायग्नोस ना हो जाए तब तक उसकी रिपेयर और उसकी मेंटेनेंस कोई मायने नहीं रखती। जहाँ तक स्टेथोस्कोप की बात है तो जो आवाज़ें गाड़ी से आ रही होती है या वाइब्रेशन होती है तो पिन पॉइंट हमें पता नहीं होता कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। स्टेथोस्कोप का असल में काम ये है कि आपको ये पिन पॉइंट वो जगह बता देती है कि ये आवाज़ की वाइब्रेशन किधर से आ रही है, उधर की फिर हम फर्दर डायग्नोसिस करते हैं और फर्दर अगर मेंटेनेंस जरूरत हो तो मेंटेनेंस करते हैं। तो ये असल में स्टेथोस्कोप का फायदा है। आप इंजन में जो आ रही है, कोई ट्रांसमिशन से आवाज आ रही है, कोई यहाँ पर मतलब के टायर से आवाज आ रही है, तो वो सारी हम इसी तरह मतलब पता कर लगाते हैं कि ये आवाज की वाइब्रेशन यहाँ से है। तो ये स्टेथोस्कोप का एक सिंपल सा काम होता है। तो जो बाकी मैकेनिक हैं, हाँ। अच्छा, तो जो बाकी मैकेनिक हैं जो स्टेथोस्कोप इस्तेमाल नहीं करते तो उनके तरीका इलाज में और आपके तरीका इलाज में क्या फर्क है? मतलब अगर आप स्टेथोस्कोप इस्तेमाल ना करें तो आपको गाड़ियों की आवाजें वगैरह नहीं आएंगी या जो? हाँ बताएं। जी जी। असल में स्टेथोस्कोप के जरिए के अलावा भी काम हो सकता है लेकिन वो टाइम मांगता है। यानी एक काम आप आधे घंटे में कर सकते हैं, वो फिर आप 3 घंटे में करेंगे, 4 घंटे में करेंगे। आपको मुख्तलिफ चीजें खोलनी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा कि कौन सी जगह खराब है, कौन कहाँ पर मसला है। स्टेथोस्कोप आपको बिल्कुल पिन पॉइंट वो जगह मतलब बता देती है कि भाई आवाज किधर से आ रही है। इंजन से आ रही है तो इंजन में मसला है, ट्रांसमिशन से आ रही है तो ट्रांसमिशन। अच्छा, लोकेशन ढूंढने के लिए ही इस्तेमाल होता है ये स्टेथोस्कोप? बिल्कुल। या फिर ये कि अलग अलग आवाजें अलग अलग बीमारियों की वजह से होती हैं, ये भी पता लग जाता है? बिल्कुल, मुख्तलिफ वाइब्रेशंस और मुख्तलिफ आवाजें मुख्तलिफ मसाइल का पता देती हैं। अच्छा, आप जरा एग्जाम्पल से समझाएं, मिसाल के तौर पर रेडिएटर के कौन कौन सी चीजों की कौन कौन सी आवाजें होती हैं, कौन कौन सी बीमारियों में कैसी कैसी आवाज आ रही होती है, ये जरा समझाएं ना। असल में रेडिएटर में तो एक जो मेन चीज लगा होता है वो एक पंखा लगा होता है, ठीक है, फैन। वहाँ पर जो कोई मसला है तो उसका पता चलता है। इसी तरह जो वाटर बॉडी जिसको कहते हैं या वाटर पंप जिसको कहते हैं, अगर उसमें मसला है तो उसकी आवाज का भी पता चलाया जा सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ गाड़ी में जितने पार्ट हैं हर एक चीज की अपनी आवाज होती है। लेट्स सपोज अगर आपके पास शॉक अब्जॉर्बर है तो उसकी आवाज अलग होगी, अगर आपके पास स्टीयरिंग बॉक्स है उसकी आवाज अलग होगी, अगर कोई डेस्क में मसला है तो उसकी आवाज अलग होगा, अगर इंजन में मसला है तो इंजन में कहाँ पर मसला है उसकी मुख्तलिफ आवाजें होती हैं। और ये वही पहचान सकता है जो एक्सपर्ट बनता हो, जिस चीज में एक्सपर्ट हो। तो हम यही काम करते हैं सिर्फ। तो आपको इस चीज का एक्सपर्ट बनने में कितना अरसा लगा और कब आपने शुरू किया था स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल? स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल हमने 2019-20 से स्टार्ट किया है। और पहले मैंने खुद केमिकल इंजीनियरिंग के चीज़ों को सबसे पहले पढ़ा, फिर जब हमने टीम बनाई तो हमारी एक टीम है, यानी सिर्फ मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ, हमारे पास एक टीम मौजूद है, वो इस टीम में एक्सपर्ट हैं। तो हम टीम मिलकर काम करते हैं। और मतलब कि मुझे खुद तकरीबन 4-5 सालों के इस फील्ड से रिलेटेड तो थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे भी है। मतलब कि इस हवाले से हम इस अंदाज से काम करते हैं। तो ये आगाज किसने किया था, ये आइडिया किसको आया कि भाई ये इस चीज को इस्तेमाल करो स्टेथोस्कोप को? ये किसी डॉक्टर ने आइडिया दिया था? नो सर, असल में जो प्रोफेशनल जगह होती हैं वहाँ पर ये इस्तेमाल बाकायदा होता है। आप ट्वेटा चले जाएं, आप होंडा चले जाएं, आप किसी भी मतलब के बड़े शोरूम में चले जाएं जिनके पास मेंटेनेंस सेटअप हो, तो उनको पता है कि ये मतलब कि जो स्टेथोस्कोप है वो इस्तेमाल होता है। काम उन लोगों को पता नहीं है तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें पता था तो हमने इस्तेमाल कर दिया और इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, अब लड़कों को तो ज्यादा पता होता है गाड़ियों वाड़ियों के बारे में, ठीक है, लेकिन लड़कियों को जरा कम पता होता है, लेकिन ड्राइविंग वो भी बहुत ज्यादा करती हैं आजकल। तो आपसे हम जरा कुछ खास टिप्स लेना चाहूंगी मैं लड़कियों के लिए कि अपनी गाड़ी जब वो चला रही हैं तो कौन कौन सी चीज पर नजर रखें, ध्यान रखें, और कौन सी चीज गाड़ी में ऐसी हो जिसके बाद आप फौरन गाड़ी को डॉक्टर के पास ले जाएं या आपको पता चल जाए कि भाई गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो रही है। सबसे पहले जो एक्सपीरियंस ड्राइवर होते हैं उनको तो अक्सर पता होता है। जहाँ तक खवातीन की बात है तो एक मसला ये है कि गाड़ी का जो डैशबोर्ड है उसमें लाइट आती है, उसमें चेक इंजन लाइट आता है, उसमें ट्रांसमिशन का लाइट आता है, उसमें दूसरे वगैरह लाइट्स आते हैं। तो जो भी वार्निंग साइन आ जाए, स्पेसिफिकली एबीएस का, इंजन का,
तो उस वक्त आपको ये करना है कि आपने गाड़ी को किसी मैकेनिक, किसी शोरूम के पास ले जाना है। प्रॉपर एक डायग्नोसिस स्कैनर होता है, उसी के थ्रू फिर वो डायग्नोस होता है। तो ये एक सिंपल स्टेप है। अगर कोई और इशू है तो मतलब है कि उस हवाले से फिर आपको मैकेनिक से रब्ता करना पड़ेगा। नहीं मतलब वो होता है ना कि गाड़ी से आवाज आ रही है या चल रही है तो वो लग रहा है कि जैसे वो गाड़ी की अलाइनमेंट ठीक नहीं, वाइब्रेट कर रही है। बिल्कुल। तो इस किस्म की कौन सी चीजें हैं जो कि चलाते हुए खवातीन को ध्यान रखना चाहिए? एक तो जो गाड़ी आप आइडल पोजीशन में हो या जब मतलब कि स्लो हो और गाड़ी वाइब्रेशन कर रही हो, तो इसका मतलब है कि इसकी जो सस्पेंशन पार्ट है या इंजन की जो बेसिकली फाउंडेशन, उसमें मसला है। तो ज्यादातर वाइब्रेशंस और जो आवाजें होती हैं वो गाड़ी को रुकवाती नहीं है। यानी कि उसमें ये मसला नहीं होता कि आपको गाड़ी चलाने में मसला हो, लेकिन ये है कि आप देर तक उसको चलाए रखें तो आपकी गाड़ी और मजीद खराब हो सकती है। जहाँ तक जो सीवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, वो जो वार्निंग लाइट होती है गाड़ी के डैशबोर्ड में, वो आपको पता देती है कि अभी मेरे गाड़ी में एक जेन्युइन मसला है, कंप्यूटर ने मुझे बता दिया है। तो सीधी सारी आवाजें और जो वाइब्रेशन हैं उसके साथ आप गाड़ी चला सकते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादा देर चलाने की वजह से आपकी गाड़ी में मसाइल और भी पैदा हो सकते हैं, उसके पार्ट वीयर एंड टियर का शिकार हो सकते हैं और आखिरकार आपको खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट का मसला भी आ सकता है। इसीलिए जो भी आवाजें पैदा होती है टाइम पे मेंटेनेंस मतलब कि आप जाया करें और उस हवाले से मतलब कि रिपेयर का काम किया करें। अच्छा, जब लोग आपको देखते हैं ये गाड़ी का इलाज स्टेथोस्कोप से करते हुए, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? उन्हें आपको समझाना पड़ता है कि भाई ये मामला है? हैरान होते हैं वो? ये सर जब हमने ये काम शुरू किया तो लोग अक्सर हंसते पीछे होते थे कि आपने डॉक्टर वाला हाल लाया कर रहे हैं, तो कोई मतलब है कि वो हंसी मजाक में उड़ाते थे। लेकिन अभी लोगों को पता चल गया है कि इससे एक जेन्युइन मसला क्या कहते हैं पता चल सकता है। पहले लोगों का रिएक्शन थोड़ा सा मजाही अभी था, थोड़ा सा हैरान सुन दिया, लेकिन अभी क्योंकि वो आज हो गए 3-4 साल हमें इस फील्ड में इधर हो गए तो लोगों को पता चलता है कि भाई ये यहाँ पर प्रॉपर अंदाज से इस्तेमाल करते हैं। पहले मसला थोड़ा सा लोगों की तरफ से होता था, वो मजाक से उड़ाते थे, लेकिन जब पता चला ऐसा ऐसा तो अभी सब कुछ नॉर्मल है। लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता सुधर ही जाते हैं। जबरदस्त जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। इजाजुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, कार डॉक्टर इनको हम कहेंगे, ना इंजीनियर ना मैकेनिक, बिल्कुल कार डॉक्टर हैं जी। और कार डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप की मदद से जांच लेता है आवाज़ सुनकर कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। ये यूनिक बात है और ऐसी यूनिकनेस चाहिए हर मामले को सॉल्व करने में, यूनिकनेस लेकर आप देखो मसले सॉल्व। और हमारे यहाँ लोगों का ज्यादातर जनरली एटीट्यूड ये है कि ये तो मसला है, प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मौजूद है। ऐसी कोई दुनिया में प्रॉब्लम नहीं बनी जिसका सोल्यूशन मौजूद ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम बनी इसलिए है कि उसका सोल्यूशन मौजूद है। बिल्कुल। तो अगर आप इंसान होने के बावजूद, अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद किसी चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर सके तो फिर तो आपने बस फिर आप पे शक होना चाहिए। शक ना करें, वक्फा लें, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की। और पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम बेहतर होगा तभी इस मुल्क की तरक्की का ख्वाब जो हम आंखों में सजाए बैठे होते हैं वो पूरा कर सकेंगे। अगर तालीम कैसे ये तरक्की का तालीम का निज़ाम बेहतर, मैं तो पहले कह रही हूँ, मैं तो इस चीज़ में आपसे एग्री करती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा फंडिंग है। मतलब इतना पैसे का तालीम पर लगाना तो खुला इसराफ मैं इसको अब कहूंगी, इससे ज्यादा और मैं क्या टर्मिनोलॉजी इसके लिए इस्तेमाल करूं। लेकिन हैविंग सेड दैट, कुछ लोग ऐसे हैं जो तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए दीवानावार कोशिशें कर रहे हैं। उन्हीं में से एक से आपकी मुलाकात आज हम कराते हैं। इनको क्वीन से अवार्ड भी मिल चुका है पाकिस्तान में तालीमी खिदमात के लिए। पाकिस्तान की क्वीन से नहीं, बरतानिया की क्वीन से। बिल्कुल, उनको ज्यादा इंटरेस्ट है हमारे पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में। अंदाजा लगाएं, 2.3 मिलियन की जो फंडिंग है, सीट फंडिंग, वो भी इन्होंने जमा की थी और अब ये पैसा ये जमा कर पाकिस्तान की तालीम पर लगा रहे हैं। हारून यासीन साहब हमारे साथ मौजूद है। तालीमाबाद इनका प्रोजेक्ट है और ये बेसिकली डिजिटल डिसरप्शन है तालीम के मैदान में। कैसे डिजिटल मीडिया की मदद से ये तालीम फैला रहे हैं, टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, ये सारा मामला किस तरीके से होगा, हारून यासीन साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। बहुत शुक्रिया हारून, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो अब जाहिर है तालीम के शोबे में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के 3 ऐसे हम अगर पूछें आपसे कि हाइलाइट्स क्या हैं, आपने ऐसी कौन सी 3 चीजें की हैं जो बाकी कोई तालीमाबाद की मदद से, क्या 3 पॉइंटर्स आपने अचीव किए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तालीमाबाद का मानना ये है कि जब हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल होता है और हर बच्चे के अंदर वो काबिलियत है
और चाहे एक बच्चा एलीट स्कूल में जा रहा है, पब्लिक स्कूल में जा रहा है या लो फी स्कूल में जा रहा है, उसके अंदर इक्वल अमाउंट्स ऑफ कैपेबिलिटी है जब वो शुरू करते हैं। सही है। दूसरा हमारा बिलीव ये कि उस कैपेबिलिटी को अनलॉक करने के लिए अगर आपने बच्चे का इंटरेस्ट गेज कर लिया, आपने नोटिस किया होगा बच्चे फोन पूरा दिन लेके बैठे रहते हैं, टीवी पे कार्टून पूरा दिन देखते रहते हैं, जब पढ़ने की बारी आती है तो वो अक्सर नहीं राजी होते। ऐसा ही है। तालिमा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने कार्टून्स को ही उठाया, एनिमेशंस को ही उठाया, गेम्स को ही उठाया जो फोन्स पे वो खेलते हैं और उसके अंदर उनकी पढ़ाई डाल दी, विच मीन्स कि बच्चा अब अपने पेरेंट्स से खुद मांगता है कि उसने तालीमाबाद के थ्रू पढ़ना है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है जो कि हमारे पूरे मुल्क में भी होना चाहिए। हमने इसको टीवी पे भी, पीटीवी पे रोज़ सुबह 7 बजे और शाम 5 बजे प्रोग्राम नशर होता है। तकरीबन 85 लाख बच्चे रेगुलरली ट्यून इन एंड वॉच दोस प्रोग्राम्स। इसका मतलब ये है कि बच्चे उसको एज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं और उसको देख के खुश हो रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये दूसरा बड़ा प्रेमिस है। और तीसरा, हमने इस सर्विस को अब प्राइवेट स्कूलों को भी देना शुरू कर दिया। अच्छा। पाकिस्तान में अब आधी आबादी प्राइवेट स्कूल्स में जाती है। बाहर के ममालिक में प्राइवेट स्कूल जाना एक बड़ा छोटा सा नॉर्म है, पब्लिक स्कूलिंग वो है बहुत बड़ा नॉर्म है। पाकिस्तान में क्योंकि पब्लिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कमज़ोर है और पॉपुलेशन बहुत जल्दी से बढ़ रही है, तो प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली आप सबने सुना होगा प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने प्राइवेट स्कूल में उन्हीं नौजवानों को जो वहाँ पे पढ़ाने आते थे उनको एक मोबाइल ऐप के ज़रिए, मॉनिटरिंग के ज़रिए और टूल्स के ज़रिए वर्ल्ड क्लास टीचर्स बनाना शुरू कर दिया। ताकि आपको गली मोहल्ले में भी जो सना स्कूल है, समीना स्कूल है, सनशाइन स्कूल है, वो भी इस तरह की पढ़ाई दे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। अच्छा, थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर सकें कि ये जैसे आपने कहा कि वो टेलीविजन देख के या मोबाइल देखकर उससे पढ़ रहे होते हैं, तो वो वीडियोस की मदद से होता है। अब ये वीडियोस में बच्चा क्या देख रहा होता है, क्या सीख रहा होता है, किस तरह होता है ये? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम लोगों ने जब इमला पढ़नी होती है, हम सब की इमला पाकिस्तान में थोड़ी कमज़ोर होती है। हम लोग ने अगर हम इंग्लिश में बैट लिखना हो तो हम ब ए ट लिखते हैं, फोनिक्स से करते हैं, राइट। हमने स्कूलों में कैसे पढ़ा, बे लिफ बा ते बात, राइट। लाइक हम लोग की फोनिक्स की फाउंडेशन उर्दू में ठीक नहीं हुई। जब बच्चे टीवी पे देख रहे होते हैं, मोबाइल पे कर रहे होते हैं, तो वो एक गेम खेल रहे होते हैं। अच्छा। हर अल्फ़ाबेट जो है ना हवा में उड़ रहा होता है। जैसे बच्चा उसको पकड़ता है उस अल्फ़ाबेट को, तो उसकी फोनिक्स की आवाज़ ब ब ब ब बोलना शुरू कर देता है। और बच्चे इस तरह ट्रायल एंड एरर, कोई उनको रोक टोक नहीं कर रहा होता, वो खुद ही पहले गलत डालते हैं फिर ठीक डालते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करके बच्चे जो है फोनिक्स के जरिए वो चीज़ सीख रहे होते हैं। बच्चे को ये नहीं पता कि उसके ऊपर हैवी किस्म की फोनिक्स जो है वो पढ़ाई जा रही है। उसको तो लग रहा है वो गेम खेल रहा है ट्रायल एंड एरर के जरिए, बट इन रियलिटी व्हाट इज़ हैपनिंग, उसके बाद आप जाके बच्चे का फोनिक्स का टेस्ट लेते हो तो उसने उर्दू की फोनिक्स और उर्दू की इमला और उर्दू की स्पेलिंग और लिटरेसी बहुत दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में बेहतर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे के ऊपर लाद ना दिया जाए वो बोझ जो है। हमारी लगे उसको। कुछ दिन पहले हमारी गेस्ट भी आई थी, बड़ी जबरदस्त एजुकेशनिस्ट थी, उन्होंने कहा कि भाई यही बता रही थी, बच्चों पे लादो मत भाई, इन्फॉर्मेशन उनको एंजॉय कराने दो, वो खुद इंटरेस्ट लें ताकि सीखने के लिए। अच्छा, ये बताएं कि ये बा त वाली बात तो जो है या बैट जो है, ये तो बड़ी बेसिक बुनियादी एक लर्निंग है ना, जिसमें कि क्लास 1 या नर्सरी वाला बच्चा जो है वो इस किस्म की छोटी स्पेलिंग सीख रहा होता है। लेकिन ये खेल में वो सीख जाएगा। हाँ, लेकिन ये किस ग्रेड तक मैक्सिमम आप लोग ये इस तरह से सिखाते हैं वीडियो बेस्ड लर्निंग के थ्रू? प्ले ग्रुप से 5th ग्रेड तक जाती है। और मैं आपको 5th ग्रेड का बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। आप बाहर किसी भी जब T20 हो रहा होगा, जब वर्ल्ड कप हो रहा होगा, तो आप बाहर किसी भी बंदे से जाके पूछेंगे ना कि पाकिस्तान को कितने रन चाहिए और कितना रन रेट चाहिए, तो वो आपको बता देगा, हालांकि उसने एक जमात भी नहीं पढ़ी। हमें क्रिकेट की इतनी मोहब्बत है कि हम उसके अंदर रन रेट एक डिवीजन का सवाल है, राइट। 50 रन चाहिए, 2 ओवर रह गए हैं, तो ये डिवाइड करके आप निकालते हो। लेकिन किसी को डिवीजन आती नहीं है, पर वो रन रेट आपको बता देंगे, अफरीदी की इनिंग्स के बारे में बता देंगे, बॉलिंग अटैक के बारे में बता देंगे। हमारी अगर बच्चा 5th ग्रेड में फॉर एग्जांपल डिवीजन पढ़ रहा है या 4th ग्रेड में डिवीजन पढ़ रहा है, तो शुरू होता है, बाबर आजम की एक इनिंग्स आती है स्क्रीन पे। और बाबर आजम की इनिंग्स करते करते एकदम से बीच में पॉज होता है और फिर कैरेक्टर एक आगे कहता है कि आप तो मैच देख रहे हैं, तो ये रन रेट कैसे निकालेंगे। एंड वी फाइंड कि जब बच्चे की इंटरेस्ट की चीज़ हमने रख देते हैं, इसको हम कहते हैं लर्निंग इनर्शिया। बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट से और ज़्यादा मोमेंटम से जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। तो ये मैंने आपको एक सीनियर ग्रेड की एग्जांपल बताई। फ्रैक्शंस अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो मिठाई की दुकान के अंदर जाते हैं, कार्टून के अंदर, और एक कभी कभी दर्जी की दुकान में चले जाते हैं और मास्टर साहब हैं एक, और मास्टर साहब से कपड़े नहीं सिल रहे होते, ईद का टाइम आ गया है, डिलीवर करने हैं, और वो फिगर आउट कर रहे होते हैं कि किस तरह उन्होंने नापना है, किस तरह काटना है, किस तरह डिवाइड करना है ताकि ईद के कपड़े सही टाइम पे डिलीवर हो सकें। तो बच्चे उनके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक है एंड दे रियली लव एंजॉय। मजेदार, मेरा दिल चाह रहा है कि इस तरह से कुछ पढ़ लें। चलें आप दाखिला ले लें। अच्छा, ये बताएं इस पूरे सिनेरियो में उस्ताद का क्या रोल होता है? हाँ,
तो हमने 2020 तक हम लोगों ने सिर्फ टीवी और मोबाइल ऐप के ज़रिए किया, और उस पर तकरीबन 85 लाख लोग जो है टीवी पे देखते हैं, 15 लाख लोग मोबाइल ऐप को इस्तेमाल कर रहे थे। और इस वक्त लोगों ने आके हम लोगों को कहा कि जब तक आप टीचर्स को नहीं इंगेज करते और स्कूलों को नहीं इंगेज करते, तो आप, हमारा कंपनी का मैंडेट ये है कि जब हम फारिग हो जाएंगे ना, तो मुल्क की तालीम की ट्रैजेक्टरी पूरी की पूरी बदल जानी चाहिए। अच्छा। एंड दैट मीन्स जब हम स्कूलों के साथ काम नहीं कर रहे तो वी कुडंट हैव डन मच। हमने 2020 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया, आपने नोटिस किया होगा, आप गली मोहल्ले में अब स्कूल खुल गया है, सना स्कूल, सनशाइन स्कूल, कितने हर गली मोहल्ले में स्कूल है। हम उन्हीं स्कूलों के पास जाते हैं और सबसे पहले जो एंटरप्रेन्योर उस स्कूल को चला रहा होता है, हम उसको कहते हैं कि आपको तालीमाबाद का ब्रांड मिलेगा। उस ब्रांड से फ़ायदा क्या है कि क्योंकि वो टीवी पे भी लगा हुआ है, पेरेंट्स भी उसको एतबार करते हैं, पेरेंट्स को पता है कि मेरा बच्चा शौक से इधर पढ़ता है, तो वो उस स्कूल में दाखिले ज़्यादा लाता है, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंसेंटिव स्कूल ओनर का पहले आप वो सॉर्ट करते हैं। सेकंड, उस स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं, पाकिस्तान में ज़्यादातर टीचर्स, आप तो हम लोग 25,000 30,000 के बारे में सोच रहे थे, 3,000 4,000 एवरेज तनख्वाह है टीचर की। FA पास लड़कियां जो हैं वो उन स्कूलों में पढ़ा रही होती हैं, 20 साल उनकी उम्र होती है। अच्छा, बाकी लोग कहते हैं कि इनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना चाहिए, इनको सिस्टम से आप बाहर करें, इनको कुछ भी नहीं आता। हमारा बिलीफ ये है कि मुल्क में इतनी क्रॉनिक शॉर्टेज है टीचर्स की कि आपको इनके लिए सहूलियत पैदा करनी चाहिए, उनको सर्टिफाई करना है, उनको ट्रेन करना है, उनको मॉनिटर करना है, उसको जर्नी पे पूरे लेके जाके एक वर्ल्ड क्लास टीचर बनाना है। तो टीचर के फ़ोन पे एक मोबाइल ऐप पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम फिनलैंड के साथ पार्टनर्स लेके आए हैं, और उनके साथ मिल के हमने जो उधर डिग्री कर रहे होते हैं लोग, उसको एक डिजिटल कोर्स में ब्रेक किया है। टीचर अपने फ़ोन पे घर पे बैठ के करती है, उसका टेस्ट भी होता है, उसका एग्जाम भी होता है। जब वो क्लासरूम में पढ़ाने आती है तो लेसन प्लान एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है, उसको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा होता है, अब ये करें, अब ये करें। जैसे आप लोग टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करते हैं, टीचर भी एक किस्म का टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ कर रही है, उसके फ़ोन पर सारी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, साथ एक मॉनिटरिंग टीम बैठी होती है जो देख रही होती है, हम डेटा एनालाइज कर रहे होते हैं कि टीचर टाइम पर पढ़ा रही है, ठीक पढ़ा रही है। एंड इवेंचुअली जब बच्चा घर वापस जाता है तो पेरेंट के पास मोबाइल फ़ोन पे भी आ गया होता है कि आज बच्चे ने ये पढ़ा है, इस बटन को दबाएं और बस बच्चे को दे दें कार्टून्स और गेम, वो खुद ही आपसे आके मांग लेगा। तो बच्चे रात को शाम को 7 बजे जाके मांगते हैं कि हमने इसके थ्रू पढ़ना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, एक जो प्रॉब्लम नज़र आती है वो ये कि स्क्रीन टाइम इसमें बहुत ज़्यादा हो गया। तो वो जो स्क्रीन टाइम है, ज़ाहिर है हम सब जानते हैं कि वो बच्चों के लिए सही नहीं है, तो फिर इस प्रॉब्लम का क्या हल है? एक्चुअली बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, टीचर्स का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, क्योंकि टीचर्स वो सारी चीज़ पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। आप नोट करेंगे कि आप आज पूरा दिन लैपटॉप के सामने गुजारेंगे, और टीचर्स जो हैं जिन्होंने कोई सर्टिफिकेशन हासिल नहीं की हुई, वी थिंक इट इज़ ओके कि उनके पास इतनी ज़्यादा सर्विसेज उनके फ़ोन पे आ रही हैं। अगर हम मैनुअली ट्रेन कराने बैठ जाएँ उनको तो इट्स आर्मी आउट देयर ऑफ टीचर्स, हम नहीं कर पाएंगे। टीचर्स के लिए स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, बच्चों के लिए रिलेटिवली कम है, क्योंकि वो शाम को जाके टीवी पे देख लेते हैं 20-30 मिनट, या फिर फ़ोन पे अपने पेरेंट्स की 20-30 मिनट कर लेते हैं। ब्रॉडली हमारा मानना ये भी है, हम जब स्टडी करते हैं कि बच्चे वैसे ही टीवी देख रहे हैं और वैसे ही फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। और टीवी पे कोविड के दौरान और ये जब भी पाकिस्तान में हादसे होते हैं तो टीवी पे क्या क्या देख लेते हैं हमारे बच्चे। आवर गोल इज़ कि वो उनका टीवी टाइम हमने या स्क्रीन टाइम बढ़ाया नहीं है, उसको रीपर्पज़ कर लिया है एक अच्छे मकसद के लिए। सो स्क्रीन टाइम बच्चों का इतना नहीं बढ़ रहा, टीचर्स का बढ़ रहा है, बट वी थिंक दैट इज़ एक्सेप्टेबल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपकी अब जो ये सारी फंडिंग और ये सारा क्वीन के अवार्ड और ये सब चीज़ें आपको मिली हैं, जाहिर है, अब विजन क्या है आपका, कहाँ तक आपने इसको लेकर जाना है जहाँ पर आप एक तरह से रिटायरमेंट ले लेंगे? हमारा जो मॉडल है वो ये है कि अगर पाकिस्तान के एजुकेशन क्राइसिस को सॉल्व करना है तो पाकिस्तान को कम से कम 1.5 से 2 लाख और स्कूल्स बनाने होंगे उन आउट ऑफ स्कूल बच्चों को केटर करने के लिए, और उन महल्लों में और उन गाँवों में जहाँ पे स्कूल्स नहीं हैं। हाँ। एक साइड पे आपके पास पाकिस्तान पे इनॉर्मस यूथ पोटेंशियल है, लड़कियां हैं जो 30% ग्रेजुएशन के बाद नौकरी नहीं करती, लड़के हैं जो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। और हमारा बिलीफ ये है कि अगर आपने एक साइड पे आपको एक सर्विस चाहिए, एक साइड पे आपके पास काबिल, एबल बॉडीड, इंटेलिजेंट लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं, हम इनको उठाते हैं, हम कहते हैं आप स्कूल चलाएंगे, हम आपको मॉनिटर भी करेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, सर्टिफिकेशन भी देंगे। और सो फार हमने कोई 1 साल के अंदर 150 ऐसे स्कूल खोल दिए हैं। ये 150 स्कूल इन पेरेंट्स को सर्विस देते हैं, इनको रोजी रोटी मिलती है, ये बजाय इसके कि किसी और एक्टिविटी में मुलविस हों,
ये एक नेशन बिल्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं और ये जो है इनको एक क्रूशल सर्विस जो है साइड पे मिल रही है। तो इस मॉडल के ऊपर हम लोग को फाइनेंसिंग मिली है। हमारा गोल ये है कि अगले साल तक इंशाल्लाह हम लोग 1000 इस तरह के स्कूल्स खड़े करें, और अगर 2 साल के अंदर 1000 बना लेते हैं जो दूसरों को 25-30 साल लगते हैं बनाने में, तो इसका मतलब है कि 10 साल के अंदर वी माइट बी एबल टू बिल्ड 100,000 न्यू स्कूल। सही है। लेकिन अच्छा, स्कूल्स के हवाले से हम अगर ये देखें कि गवर्नमेंट के भी सरकारी स्कूल्स इतने हैं जहाँ पर जो कि गोस्ट स्कूल्स बने हुए हैं, बिल्डिंग खड़ी हुई है लेकिन टीचर नहीं जा सकता या कोई और फैसिलिटीज़ नहीं है, उन स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते कि भाई उसमें आप लोग पढ़ाना शुरू कर दें, उनको यूटिलाइज करें? तो दोनों को मैं टैकल करता हूँ। एक तो पाकिस्तान को रियल एस्टेट का बहुत शौक है, राइट, ये हमारी एक फेवरेट पास टाइम है। रियल एस्टेट पाकिस्तान में बेतहाशा है और स्पेयर भी है। आपको पता है ये जो एंटरप्रेन्योर स्कूल खोलते हैं इनमें से इंफ्रास्ट्रक्चर हम कोई भी नहीं प्रोवाइड करते। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे लग गए तो फिर तो बहुत देर लग जाएगी। या अपने घरों में, अपने घर के पास कोई रेंटल बिल्डिंग के अंदर कोई अपना मकान है जिसके अंदर 2 कमरे खाली हैं, उसके अंदर स्कूल खोल लेते हैं। सो वी डोंट टेक ऑन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, बट पब्लिक इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। टेली स्कूल जो लॉन्च हुआ था कोविड के दौरान, वो हमने उससे 2 साल पहले ये टीवी पे ब्रॉडकास्टिंग का शुरू किया था। फिर जब टेली स्कूल आया तो ये पब्लिक गवर्नमेंट ने इसको टेकअप कर लिया। यही प्रोग्राम जो हम लोग प्राइवेट स्कूलों में करते हैं, ये फेडरल हुकूमत में वसीम अजमल साहब और उनकी टीम ने 6 पब्लिक स्कूल्स के अंदर इसको पायलट किया। और हमारे बड़े खदशे थे। हमने कहा पब्लिक स्कूल के टीचर को तो कभी आप चेंज नहीं कर सकते, उसको इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते। आपको पता है वो 6 पब्लिक स्कूल्स हमारे सारे पोर्टफोलियो स्कूल्स में से टॉप परफॉर्मर थे। उसकी टीचर सबसे ज़्यादा इंगेज थी, उसकी टीचर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, उसके टीचर सबसे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा पहुंचा रहे थे। तो एक मिथ हमारे लिए बहुत बड़ा शैटर हुआ कि पब्लिक स्कूल्स में नहीं हो सकता। अब हम इसको लाहौर में भी कायद-ए-आज़म अकेडमी ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट जो कि लाहौर में और पंजाब में सारी टीचर्स की ट्रेनिंग करता है, उनके साथ मिलकर पब्लिक स्कूल्स में रोल आउट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में DPD जो टीचर्स की ट्रेनिंग कराता है, उसके साथ मिलकर सारी टीचर्स के लिए रोल आउट कर रहे हैं। तो ख्वाब ये है कि अगर वाकई सच है ये कि आपने मुल्क के तालीमी निज़ाम को चेंज करना है बाय द टाइम यू डन, तो पब्लिक और प्राइवेट को एक साथ लेके चलना होगा। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हारून यासीन नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, तालीमाबाद के बानी, और आपने देखा और सुना कि तालीम को कैसे बेहतर बना रहे हैं। अपनी तौर पर खुद भी कोशिश करें कि तालीम के शोबे को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा बहुत काम कहीं ना कहीं करते रहें। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। 10 अक्टूबर आज है जी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, और मेंटल हेल्थ यानी कि दिमागी सेहत का दिन आज मनाया जा रहा है। इसका मकसद बुनियादी तौर पर यह होता है कि जो दिमागी अमराज हैं उनके हवाले से लोगों में आगाही फराहम की जाए, और बुनियादी तौर पर जो एक डर है हमारा कि हम किसी भी शख्स को अगर साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाता हुआ देखते हैं तो हम समझते हैं कि बस अब ये दिमागी तौर पर ये ख़त्म हो चुका है। एक टैबू है जिसके ऊपर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर इफ्तिखार बरनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। आज के दिन की मुनासबत से इस साल का सबसे पहले तो थीम बता दीजिए कि थीम क्या है मेंटल हेल्थ डे की। जी बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने मोतबर चैनल पे मुझे गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। थीम बताने से पेशतर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आपने जैसे शुरू में फरमाया कि दिमागी अमराज का दिन है। थोड़ा सा फ़र्क होता है दिमागी अमराज और नफ्सियाती अमराज। जी जहनी कह सकते हैं, बाकी दिमागी अमराज वो ज़रा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं, वो फिजिकल और साइकेट्रिक डिसऑर्डर नफ्सियाती अमराज। तो उसका ये आलमी दिन है। और जहाँ तक थीम की बात है तो हर साल ही एक थीम जो है दिया जाता है, जो जब भी ये दिन मनाया जाता है। तकरीबन 1992 से इस दिन का बाकायदगी से मनाने का आगाज़ हुआ था, तो अब 30 साल से ऊपर गुजर चुके हैं और ये दिन मनाया जा रहा है। पिछले साल का थीम भी बड़ा अहम था 2022 का, और वो थीम ये था कि तमाम लोगों की जहनी सेहत और उनकी सलामती को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। अच्छा। और ये जाहिर है कि पूरी दुनिया को मुखातिब करके ये पैगाम दिया गया था। इस साल का जो थीम है वो ये है कि मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। यानी मेंटल हेल्थ या जो जहनी सेहत या नफ्सियाती सेहत है वो दुनिया के हर शख्स का हक है, एक किस्म का आफाकी हक है और एक कायनाती हकीकत है। तो इस थीम के सहारे जो है इंशाअल्लाह ताला बात आगे बढ़ेगी। तो ये जो जहनी सेहत है ये मुतासिर किस किस तरह होती है? मतलब ये बात हम कह सकते हैं कि भाई अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपके ऊपर इतना स्ट्रेस है, इतनी टेंशन है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन बुनियादी तौर पर क्या क्या अवामिल होते हैं? हम बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है सब ठीक चल रहा है। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं।
लेकिन अवामिल से पहले मेरा ख्याल है हमें ये समझ लेना चाहिए कि जहनी सेहत होती क्या है। होती क्या है, चले ये बिल्कुल। हाँ, देखिए एक बड़ा मशहूर शेर है और वो बिल्कुल ज़रबुल मसल बन चुका है, यानी सेहत के हवाले से अगर कहा जाए कि तंग दस्ती अगर ना हो सालिक, तंग दस्ती अगर ना हो सालिक, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अब इसमें मैंने जो शायर का नाम इस्तेमाल किया है वो सालिक है। अक्सर लोग इसको गालिब का शेर समझते हैं, ये गलतफहमी है। ये एक गुमनाम से शायर थे मिर्ज़ा कुर्बान बेग सालिक, उनका ये शेर है और इन्होंने इसमें सेहत का या तंदुरुस्ती का एक तस्वुर पेश किया है कि वो बड़ी अहम होती है और अगर गुर्बत ना हो तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। बिल्कुल। अब बात यह है कि इन्होंने भी जो सेहत का तस्वुर पेश किया है वो बड़ा महदूद तस्वुर है। गुर्बत और पैसे से गुर्बत के अलावा आप ये देखें कि इन्होंने दुरुस्ती की बात की है, तन और दुरुस्ती, बिल्कुल, यानी इंसान का जिस्म जो है वो ठीक होना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि जो सेहत का अब तस्वुर है, जो उसका हमागीर तस्वुर है, वो सिर्फ जिस्म की सेहत की बात नहीं करता, वो सिर्फ तन की दुरुस्ती की बात नहीं करता, बल्कि जो आलमी दायरा सेहत है उसने जो अब सेहत का तस्वुर फराहम किया है वो ये है कि ये वो कैफियत है जिसमें इंसान जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर और समाजी तौर पर ठीक हो। यानी ये तीन मुख्तलिफ तनाजुर हैं और इन तीनों तनाजुर में हमें एक इतदाल चाहिए होता है, एक तवाजुन चाहिए होता है। ये तीनों तनाजुर में अगर इंसान दुरुस्त है तो फिर हम कह सकते हैं कि वो वाक़ईतन सेहतमंद है। अब फिर इसमें मजीद बात आ जाती है कि जहनी सेहत क्या है। ये तो एक सेहत की बात थी, तो जहनी सेहत के हवाले से भी आलमी दायरा सेहत या WHO ने जो है वो एक हमागीर नौयत की तारीफ फराहम की है और बताया है कि जहनी तौर पर सेहतमंद शख्स कौन होता है। तो बुनियादी तौर पे उसकी 4 खूबियां बयान करते हैं। वो क्या? एक तो ये कि ऐसा शख्स उसको अपनी सलाहियतों से वाक़फियत होनी चाहिए, ठीक है, कि क्या कुछ वो कर सकता है। और दूसरी बात ये कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम दबाव का सामना करते हैं, आप स्ट्रेस की बात कर रहे थे, जो स्ट्रेस हमें वक्तन फ़वक्तन हमारे सामने आता है, उसको बर्दाश्त करने की हमारे अंदर किसी ना किसी दर्जे में सलाहियत होनी चाहिए। और फिर ये कि ऐसा शख्स कोई ना कोई फ़ायदेमंद काम कर सकता हो, ऐसा काम जो बेनिफिशियल है, जो हमारे समाज के लिए फ़ायदेमंद है। और चौथी बात भी यही है कि वो शख्स इस काबिल है कि वो समाज के लिए कोई फ़ायदेमंद किरदार अदा कर सकता है, यानी प्रोडक्टिव रोल अदा कर सकता है। इस हिसाब से तो हमारे कई हज़ारों करोड़ों लोग जो है वो इस डेफिनेशन के मतलब जी हाँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप ये बात करें कि कितने लोग मुब्तला हैं, तो हकीकत यह है कि दुनिया में 1 अरब से ज़्यादा लोग जो हैं वो किसी ना किसी नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला हैं। अब अवामिल पर आते हैं कि वजूहात क्या बनती हैं। देखिए, अवामिल जो हैं उनको आप कह सकते हैं कि 3 किस्म के अवामिल होते हैं। एक तो वो अवामिल हैं जो एक नफ्सियाती या जहनी मर्ज की तरफ लोगों को राग़िब करते हैं या माइल करते हैं, जिनको आप प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कहते हैं। अच्छा। दूसरे किस्म के अवामिल वो हैं कि जो उस नफ्सियाती मर्ज का बाकायदा तौर पर आगाज़ करने का बाइस बनते हैं, और इनको कहा जाता है प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स। और तीसरी नौयत के अवामिल वो हैं कि जो मर्ज को तवालत दे रहे होते हैं, यानी मर्द हमें पता चल गया है, हमें ये भी पता चल गया उसका आगाज़ कैसे हुआ था, लेकिन इलाज के बावजूद इंसान ठीक नहीं हो पा रहा है। कुछ अवामिल ऐसे मौजूद हैं जो मर्ज को तवालत दिए चले जा रहे हैं, मर्ज जो है वो खिंचता ही चला जा रहा है और मर्ज बढ़ता गया, जूदू धमाकी वाली बात होती है। तो ये जो अवामिल है ये परपेचुएटिंग फैक्टर्स कहलाते हैं। तो अब जो पहले 2 आपने बताए हैं उनकी अगर थोड़ी सी एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। देखिए, प्रीडिस्पोज फैक्टर, अब इन सारे अवामिल को भी अगर देखा जाए तो असल में सहजती तनाजुर में देखने की ज़रूरत होती है। ये बायोसाइको सोशल मॉडल कहलाता है, यानी बायोलॉजिकली भी आपने देखना होता है कि हयातियाती एतबार से इंसान के अंदर क्या मसाइल हैं, दूसरा ये कि नफ्सियाती एतबार से क्या मसाइल हैं, और तीसरा ये कि समाजी या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से किन मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ रहा है। तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स अगर हम देखें तो उसमें सबसे बुनियादी चीज़ आ जाती है मौरूसियत। और हकीकत ये है कि नफ्सियाती अमराज में जो साबित शुदा चीज़ है ना वो मौरूसियत ही है। बाकी फैक्टर्स के बारे में एक इम्कान ज़रूर जाहिर किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये अमराज आमतौर पर ख़ानदानी होते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात वो सामने आ जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चीज़ छुपी हुई होती है और वह आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ सामने आते हैं। यानी इंसान की पैदाइश से आप समझ लें कि मामला शुरू हो जाता है, फिर उसमें उसके माहौल का भी दखल होता है, उसको कैसा माहौल मिल रहा है, उसमें स्ट्रेस फैक्टर
फैक्टर्स कितने हैं, फिर उसमें यह भी देखा जाता है कि सोशली उसके साथ क्या मसाइल हैं, उसके पास कितने पैसे हैं, कितने लोग उसके साथ रहते हैं, वो शहर के किस हिस्से में रहता है। डाउनटाउन में रहने वाले लोगों को नफ्सियाती अमराज ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से जिन लोगों को दोस्तों का अच्छा हल्का अहबाब मैसर हो उनको ये अमराज कम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कहलाते हैं। अब फिर वो जो आ जाते हैं आगाज़ करने वाले अवामिल, यानी ये सारी चीज़ें मौजूद तो होती हैं लेकिन फिर अचानक कोई एक पॉइंट आता है जिसे ट्रिगरिंग पॉइंट जैसे आप कह रही हैं कहते हैं, और वो मर्ज को आगाज़ करने का बाइस बन जाता है। किसी की डेथ हो सकती है, कोई गमी खुशी हो सकती है, कोई और हादसा हो सकता है। लेकिन अगर आप इन दोनों किस्म के अवामिल पर गौर करें ना, तो एक बड़ा खूबसूरत शेर है उर्दू का जो आप लोगों ने यकीनन सुना होगा, उससे इन सारे अवामिल की बड़ी अच्छी तरीके से आप देखें कि निशानदेही हो जाती है। शायर ने बड़ा खूब कहा है कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, कुछ तो लोग दीवाना बना देते हैं, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। यानी आपके अंदर भी छुपी हुई होती है कोई ना कोई चीज, और कुछ आपका माहौल और आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो है उसकी तरफ ले जाते हैं, और बिलाखिर जो है आप किसी को खुद पता लगता है कि वो नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला हो रहा है, या लोग देखकर कुछ जज कर सकते हैं कि भाई कुछ सिम्टम नजर आ रहे हैं? ये आपने वाक़तन बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें दोनों बातें हैं, लेकिन होता यह है कि आदमी के अपने अंदर जब कोई चीज़ आती है तो वो बाज़ औक़ात उस पर तवज्जो नहीं दे पाता, तो इर्द गिर्द के लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। ये कुछ 5-6 अवामिल ऐसे हैं कि जिनके बारे में अगर हमें पता हो और ये तब्दीलियां अगर किसी शख्स में नज़र आ रही हों, जिनको आप अलार्मिंग साइंस कह सकते हैं या तंबीही अलामात कह सकते हैं, वो मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। एक तो ये कि एक शख्स में एकदम मामूल से ज़्यादा फ़िक्र पैदा हो जाए, बेचैनी पैदा हो जाए, खौफ पैदा हो जाए, वो आपको बहुत रेस्टलेस नज़र आए, बहुत घबराहट में मुब्तला नज़र आए, तो ये एक साइन है कि वो किसी नफ्सियाती मर्ज़ की तरफ जा रहा है। इसमें दूसरा मामूल ये हो सकता है कि हमारे जो मुख्तलिफ मामूलात होते हैं जिनके साथ सहारे हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक शख्स गैर ज़रूरी तौर पर जो है ना शक व शुबे की आदत में मुब्तला हो गया है। उसे बार बार शक हो रहा है। शक की कुछ भी नौयत हो सकती है, दूसरों के हवाले से भी हो सकती है, अपने हवाले से भी हो सकती है। दूसरों के हवाले से ये कि लोग मेरे दुश्मन हो गए, मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है, और बाज़ औक़ात तो वो आलमी साजिश समझ रहे होते हैं कि मेरे खिलाफ कोई हो रही है। तो ये अगर शक व शुबे वाली बात लोगों में नज़र आए तो हमें थोड़ा चौकन्ना हो जाना चाहिए। फिर ये कि कोई शख्स हमें मुसलसल जो है गमज़दा या उदास नज़र आए, तो ये भी एक तब्दीली है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर इसी से मिलती जुलती एक और अलामत है कि किसी शख्स के मिजाज में हम गैर मामूली तब्दीली देखते हैं। कि अमूमी तौर पर उसका मिजाज कुछ और था और अब एकदम उसका मिजाज तब्दील हो गया है, और वो मिजाज जो है वो यासियत की तरफ भी जा सकता है, चिड़चिड़ापन या इरिटेबिलिटी या गुस्से की तरफ भी जा सकता है। उसको गैर मामूली मुसर्रत का भी एहसास हो सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको खुश नज़र आ रहा है, नगमे गा रहा है, और उसमें भी ये भी मसला है, नाच रहा है, और पहले वो सब कुछ नहीं करता था। अचानक ताज़ा मोहब्बत हुई होगी उसको, मुमकिन है दिमागी खलल भी होता है ना, मोहब्बत के साथ को चाहिए इस पर गहरी नजर रखें। और मोहब्बत में अगर नाकामी वाला अवसर आ जाए तो फिर वो ज़ाहिर डिप्रेशन की तरफ और जा सकता है। शौहरों पे भी, खवातीन को चाहिए शौहर हज़रात पे भी ऐसी कैफियत में ज़्यादा चौकन्ने हो, ज़्यादा परफ्यूम लगा रहे हैं, ज़्यादा गाने गा रहे हैं। इसमें 2 पॉइंट और हैं, वो भी हमारे जहन में रहना चाहिए कि एक शख्स है जिसके बारे में हम जानते हैं कि बड़ा मिलनसार है और बड़ा जिंदा दिल शख्स है, लाहौरी मिजाज का इंसान है, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक जो है उसका मिजाज तब्दील हो गया है, वो माशरे से अलहदा हो गया है और समाजी तन्हाई की तरफ जा रहा है, जिसे सोशल विड्रॉल कहते हैं। एकदम ये उसमें तब्दीली आई है, तन्हाई पसंद हो गया है, लोगों से मिलना जुलना उसने छोड़ दिया है। ये भी एक बड़ा अहम साइन होता है। और जो एक और बहुत अहम साइन है, और वो तभी एतबार से है कि इंसान के भूख और नींद के मामलात एकदम तब्दील हो जाते हैं। वो ज्यादा हो जाएंगे अमूमी या तौर बढ़ पर जाएंगे? दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं। या तो आदमी बहुत कम सोना शुरू कर देता है या बहुत कम खाता है। ज़्यादा कॉमन यही है डिप्रेशन में ख़ुसूसी तौर पे, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि उसकी नींद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये भी डिप्रेशन में हो रहा होता है। और ये भी होता है कि उसकी भूख भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये मूड डिसऑर्डर या मेनिया जो होता है उसमें ऐसा होता है। तो ये मामलात भी अगर तब्दील होते नज़र आएँ तो ये इस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रहे होते हैं कि इंसान जो है वो या तो किसी नफ्सियाती मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है,
या मुब्तला होने के पूरे इम्कानात और खदशात मौजूद हैं, तो घर वाले जो देख रहे होते हैं या दोस्त अहबाब जो उसका मुशाहिदा कर रहे होते हैं, उनको तवज्जो देनी चाहिए और उसको इससे बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए और उसका इलाज कराने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि मौरूसी जो हमारी जहनी अमराज हैं, उनमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जिसमें एक फैक्टर जो है वो मौरूसियत है उसका? क्या वो डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह है, देखें, या वो अल्जाइमर और डिमेंशिया वगैरह? देखें, हकीकत ये है कि जितने मारूफ नफ्सियाती अमराज हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर तो ज़ाहिर है डिप्रेशन है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इसके साथ साथ जो है शिज़ोफ्रेनिया का नाम सबने सुना हुआ होता है, एक और मिजाज का बिगाड़ कहलाता है जिसको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसमें आदमी कभी डिप्रेशन की तरफ जाता है और कभी बड़ी सरखुशी और मस्तानी किस्म की उसकी हरकत शुरू हो जाती हैं, कभी वो उस तरफ चला जाता है। और इसी तरीके से शख्सियत का बिगाड़ होता है कुछ लोगों का। यानी ये शख्सियत का बिगाड़ भी बड़ी दिलचस्प चीज़ है। यानी आप जिसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं, आप समझ लें कि दुनिया में कोई 12-13% लोग हैं जो किसी ना किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में मुब्तला हैं। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर आप यूं समझ लें कि नफ्सियाती बीमारी और एक नॉर्मल शख्स के दरमियान की चीज़ होती है, जिसको आप मुकम्मल तौर पे नफ्सियाती मर्ज भी शायद ना कहें, लेकिन वो शख्स नॉर्मल भी नहीं होता। कुछ लोग बहुत ज़्यादा झगड़ालू होते हैं, कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा तन्हाई पसंद होते हैं, कुछ लोग हमेशा जो है पंकज उदास बने रहते हैं, उदासी की कैफियत में वो मुब्तला रहते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं कि मतलब उन्हें लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लग रहा होता, वो इधर उधर जो है जाना ही पसंद नहीं कर रहे होते। तो ये और एक और जो बहुत ज़्यादा मशहूर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहलाता है। ये लोग हमेशा शक-शुबा कर रहे होते हैं, हमेशा कि मेरे खिलाफ कोई साजिश, बस ये है हमेशा। और बहुत दिलचस्प डिसऑर्डर ये होता है कि जिसमें उनके अंदर एक किस्म का समझ लें कि एक एहसास तकब्बुर होता है और दूसरी दुनिया को वो जो है बहुत हकीर समझ रहे होते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ये कहलाती है कि बाकी दुनिया तो कीड़े मकोड़े हैं, गंदी नाली के मखलूक है, और मैं मेरी क्या बात है जनाब। अच्छा, और ये जो अल्जाइमर और डिमेंशिया है वो भी इसी जुमरे में? अच्छा, हाँ जी, अल्जाइमर और डिमेंशिया या डिप्रेशन या पर्सनालिटी डिसऑर्डर या हिस्टीरिया का आपने नाम सुना होगा, कन्वर्जेंट डिसऑर्डर कहते हैं, या एक और बड़ी मशहूर बीमारी होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिससे अरबी में तो मैंने चूंकि सऊदी अरब में काम किया है, अरबी में तो इसे वसवासुल कहरी कहते हैं, उर्दू में अरबी में वसवासुल कहरी कहा जाता है। वसवासुल कहरी, हाँ जी, कहर और वसवास, बिल्कुल। लेकिन उर्दू में सच्ची बात है मुझे इसकी मुनासिब, हालांकि मेरी मादरी ज़बान उर्दू है, मुझे उर्दू में कोई इसकी तारीफ नहीं मिल सकी। इसमें होता यह है कि बहुत ज़्यादा तकरार के साथ इंसान के अंदर ख्यालात आते हैं और उन ख्यालात के तहत वो कोई मखसूस काम भी करने लगता है। मुझे शक होता है कि दरवाज़ा बंद नहीं है, बार बार दरवाज़ा चेक कर रहा है, जी वहम। इसी तरीके से उसे लगता है कि मेरे हाथ और मेरा जिस्म साफ नहीं है, बार बार हाथ धोएगा, नहाने धोने में पूरा घंटा डेढ़ घंटा। डॉक्टर साहब जो जिनका हाथ चलते हुए लग गया तो वो फिर वापस जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही होता है। दरवाजे के हैंडल को हाथ लग गया, उन्हें लगता है कि बस अब जरासीम आ चुके हैं, तो वो हाथ धोएंगे बार बार। ये वसवासुल कहरी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, यानी एक किस्म की तकरारे अमल और तकरारे फिक्र की बीमारी है। इसको नाम इसका कुछ तलाश करना चाहिए कि क्या असल इसको नाम दिया जाए। तकरारे अमल इसको कहे ना तो ज्यादा जी जी, लेकिन ये सब हमारे खानदान तकरारे फिक्र भी है इसमें। बाद लोग अमल नहीं कर रहे होते लेकिन जहनी तौर पर परेशान होते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ये सारे के सारे जो अमराज मैंने बताए और उसमें आपको बताया अमराज जो डिमेंशिया या अल्जाइमर है, ये सारे अमराज जो हैं ज़्यादातर जो है मौरूसी होते हैं। तो फाइनली इस पर हम आएंगे कि अब ये इतने सारे हमने बात की कि ये सब मुख्तलिफ तरह की बीमारियां हैं, क्या ये सारी ट्रीटेबल हैं या ये बस आपको ज़िंदगी मैनेज करनी पड़ती है? देखें, सच्ची बात यह है कि इनमें से बहुत सारी बीमारियां तो ऐसी हैं जिनका 100% कामयाब इलाज हो जाता है। अच्छा। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिनमें इंसान को मुस्तकिल दवा खाते रहनी पड़ती है और या तो वो बहुत बेहतर हो जाता है या फिर काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है और अच्छी ज़िंदगी वो गुजार सकता है। सबसे ख़तरनाक बीमारी जो हमारे यहाँ समझी जाती थी, जिसको लाइलाज एक ज़माने में कहा जाता था, वो है शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी, जिसमें आदमी को हेलुसिनेशंस भी होते हैं और डेलूजन्स भी होते हैं। यानी फ़िक्री एतबार से भी वो धोखे का शिकार होता है, उसको अजीब व गरीब किस्म के ओहाम हो जाते हैं
कि मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूँ, या ये कि मैं तो बिल्कुल ही गया गुजरा शख्स हूँ, या ये कि सारी दुनिया मेरे ख़िलाफ़ हो गई है, ये डिल्यूजन्स कहलाते हैं। और हेलुसिनेशन ये होता है कि आदमी को मुख्तलिफ़ किस्म की, सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा मारूफ चीज़ है, उसको आवाज़ें सुनाई देना शुरू कर देती हैं। हाँ। यानी लोग उसको नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं और उनसे बाकायदा तबादला ख्याल कर रहा होता है, सवाल जवाब कर रहा होता है। ये और साथ साथ फिर उसके अंदर एक किस्म का सोशल विड्रॉल भी हो जाता है, वो दुनिया से कट जाता है। तो ये अलामतें जो हैं, ये असल में स्किज़ोफ्रेनिया या जिसे शीज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं, उसकी अलामत होती हैं। और इसी का इलाज सच्ची बात है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल समझा जाता था, और ये इतना कम नहीं है मर्ज़। ये तकरीबन पूरी दुनिया में आप समझ लें कि 1% के करीब लोग हैं जो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। अब अगर आप कराची की मिसाल लें, उसकी अगर 3 करोड़ आबादी है, तो आप समझ लें कि 3 लाख मरीज़ वहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया के मौजूद होंगे, और ये काफ़ी बड़ी तादाद है। इन लोगों का इलाज एक ज़माने में काफ़ी मुश्किल होता था, दवाएं इनके ख़िलाफ़ जो है मौसर भी नहीं होती थी, अच्छी कारकर्दगी भी उनकी नहीं होती थी। लेकिन अब ये हुआ है कि बहुत सारी नई दवाएं बन गई हैं, और उन दवाओं के बड़े अच्छे असरात हैं। बस ये कि उनको बाकायदगी से खाना होता है। ऐसे मरीजों को दवा देना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। कैसे करें कि आपको इलाज जी, चाहिए। आप दुरुस्त कह रही हैं। और खैर अब ऐसे इंजेक्शन भी आ गए हैं कि जो महीने में एक दफ़ा दे दिया जाए या 15 दिन में एक दफ़ा दे दिया जाए, तो भी उससे गुजारा हो जाता है। तो इन दवाओं से बहुत हद तक स्किज़ोफ्रेनिया जो है उसका इलाज भी हो जाता है, लोग बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं, या कम से कम बहुत बेहतर हो जाते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के वो काबिल हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, वक्त दिया आपने। वाकई बड़ा अहम मौजूद है, उस पर मज़ीद भी हम बात करते रहेंगे, क्योंकि इंसान की जहनी सेहत जो है वो जब कंबाइन बहुत सारे लोगों की जहनी सेहत होती है तो फिर वो एक कौमी सेहत बन जाती है, और वो कौमी सेहत एक ऐसी चीज़ है जिससे कौमें अपने आप को भी बेहतर कर सकती हैं। तो ये इंडिविजुअल से माइक्रो से मैक्रो की तरफ जाने का ये सफ़र है। जहनी सेहत का ख्याल रखिए, और आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।